मैट रिडली एक ब्रिटिश राइटर है। उन्होंने साइंस और बायोलॉजी पर बहुत लिखा है। उनकी सबसे फेमस किताब है द रेड क्वीन, सेक्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेचर। इस किताब में रिडली सेक्सुअल सिलेक्शन और इंसानी नेचर के बीच लिंक बताते हैं। वो एनिमल्स और ह्यूमंस के एग्जाम्पल से अपनी बात रखते हैं। वो बताते हैं कि हम अपने बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं। बुक में रेड क्वीन कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब हम इवोल्यूशनरी रेस में हमेशा दौड़ रहे हैं। पैरासाइट्स और कंपटीशन से बचने के लिए हमारी जीन्स एडाप्ट हो रही हैं। इस प्रोसेस में रोमांस, अट्रैक्शन और मीटिंग की साइंस समझ में आती है। ये बुक हमें बताते हैं कि लव, मैरिज और रिलेशनशिप्स के पीछे की लॉजिक क्या है। रिडली आसान और डायरेक्ट स्टाइल में बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं। रिडली इस किताब में बताते हैं कि हम क्यों सर्टेन पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्यों हम सब में कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स दिखते हैं। इसको समझने से एक नया नज़रिया मिलता है और हम जान पाते हैं कि हम एक तरह से सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप हैं। आइए मैट रिडली की इस किताब को समझना शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ह्यूमन नेचर। सर्जन्स जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कैसे ऑर्गन्स मिलेंगे। हर इंसान का स्टमक एक जैसा होता है, शेप और पोजीशन सेम होती है, माइनर डिफरेंसेस होते हैं, पर सिमिलैरिटी ज़्यादा है। एनिमल्स में स्टमक काफ़ी अलग हो सकता है। इंसान के स्टमक की एक टिपिकल डिफिनीशन है। इसी तरह एक ह्यूमन नेचर भी होता है। हर इंसान के मन में कुछ यूनिवर्सल ट्रेट्स होते हैं, जैसे प्यार, डर, हंसी या सपना देखना। 1930 में न्यू गिनी के लोगों को डिस्कवर किया गया, जो बाकी दुनिया से अलग थे। फिर भी उनकी हंसी और रिएक्शंस हमारे जैसे ही थे। कल्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं, पर एक शेयर्ड ह्यूमन नेचर सब कल्चर्स के नीचे होता है। शीप्स आई बॉल सूप हो या रशियन वेटर की स्माइल, रिडली बताते हैं कि ये डिफरेंसेस सरफेस पर हैं, पर अंदर से हम सब इंसान एक जैसे हैं। ह्यूमन नेचर को समझने के लिए इवोल्यूशन और सेक्स को समझना जरूरी है। रिप्रोडक्शन इंसान का प्राइमरी गोल है, बाकी सब चीजें उस गोल को सपोर्ट करती हैं। सिर्फ वही ट्रेट सरवाइव करते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। मोजार्ट और शेक्सपियर भी इनडायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए इम्पैक्टफुल थे। रिडली बताते हैं कि फ्री विल भी इस इवोल्यूशन का हिस्सा है। हमारा डिसीजन लेना, कंपटीशन फेस करना और लाइफ की इमरजेंसियों को हैंडल करना सब रिप्रोडक्टिव सक्सेस को सपोर्ट करते हैं। अगर एक इंसान सब कुछ सही करे पर रिप्रोड्यूस न करे तो उसके जीन्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म। आज का इंसान अपने एंसेस्टर से ज्यादा अलग नहीं है। 1 लाख साल पहले के इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर और माइंड हमारे जैसा ही था। एग्रीकल्चर, राइटिंग और मेटल वर्क का इवोल्यूशन रिसेंट है, पर ये चेंजेस माइंड को ज़्यादा नहीं बदलते। हर इंसान यूनिक है, कोई भी अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। जीन्स का मिक्स होने का प्रोसेस इंडिविजुअलिटी बनाता है, फिर भी हर इंसान एक स्पीसीज के कॉमन ट्रेट्स शेयर करते हैं। सेक्स के वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, पर वो स्पीसीज के कोर से ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैट रिडली कहते हैं कि 3000 जेनरेशंस पहले सब एंसेस्टर्स अफ्रीका में रहते थे। रेसेस के बीच जेनेटिक डिफरेंसेस बहुत कम थे। ज़्यादातर डिफरेंसेस इंडिविजुअल लेवल पर होते थे। सेक्स जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाता है, पर इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है जो स्पीसीज को एक साथ रखता है। मेल और फीमेल के रोल्स अलग हैं। मेल्स यूजुअली कंपटीशन करते हैं और फीमेल्स रिप्रोडक्टिव चॉइसेस करती हैं। लोग हेल्दी और फिट पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक कोर है। ये जीन्स को बेटर बनाता है। हर इंसान के अंदर ये ट्रेट इनहेरिटेड होता है। मैट रिडली कहते हैं कि डार्विन ने बताया कि इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। ह्यूमन नेचर जीन्स और कल्चर दोनों का रिजल्ट है। जीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, पर कल्चर के साथ मिलकर ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं।
इंसानी सोसाइटी में लव, एम्बिशन और म्यूजिक हमेशा से रहे हैं। ये यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं, इन्हें कम्प्लीटली बदला नहीं जा सकता। हर इंसान का यूनिक होना और यूनिवर्सल नेचर का होना एक साथ पॉसिबल है। रिडली लिखते हैं कि सेक्स और बिहेवियर के पर्पस को समझना एक शॉर्ट हैंड है। कोई ग्रैंड डिजाइनर नहीं है जो इनका प्लान बनाता हो। चार्ल्स डार्विन ने एडेप्टेशन की पावर को समझा। हर ऑर्गेनिज्म का डिजाइन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए इवॉल्व हुआ। आँख देखने के लिए बनी है, स्टमक डाइजेशन के लिए, पर यह कोई कॉन्शियसली प्लान नहीं था। जो आइज और स्टमक अपने काम में बेहतर थे वो सरवाइव कर गए, बाकी वीक वर्जन्स खत्म हो गए। ये छोटे इंप्रूवमेंट्स जनरेशंस में पास होती गई। हम आँख के डिजाइन को समझ लेते हैं, पर बिहेवियर के डिजाइन को समझना मुश्किल लगता है। रिडली एक वास्प का एग्जाम्पल देते हैं। वास्प अपने एग्स एफिड में डालती है। अगर एफिड पहले से ऑक्युपाइड है तो वास्प स्पर्म नहीं देती, वो अनफर्टिलाइज्ड एग देती है जो मेल बनता है। ये इंटेलिजेंट लगता है, पर यह सिर्फ न्यूरल प्रोग्रामिंग है। रिडली कहते हैं कि वास्प सोच नहीं रहे, बस अपना जेनेटिक प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन ने वास्प के बिहेवियर को ऑप्टिमाइज किया। ये इल्यूजन देता है कि बिहेवियर डेलिबरेट है, पर यह इवोल्यूशन का प्रोसेस है। रिचर्ड डाकिन ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी किताब द ब्लाइंड वॉचमेकर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। रिडली कहते हैं कि साइंस ज्यादातर हाउ पर फोकस करती है, वाई पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू मेन फॉल इन लव? इसका आंसर हार्मोन्स और ब्रेन सेल्स का काम है। पर वाई डू मेन फॉल इन लव, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जवाब ह्यूमन नेचर के इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इंसान प्रिटी पार्टनर्स को प्रीफर करते हैं क्योंकि प्रिटीनेस फर्टिलिटी और हेल्थ का साइन है। जो इनफर्टाइल पार्टनर्स को चूज करते हैं उनके जीन्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, इसलिए आज सबके जीन्स फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस लेकर आए हैं। ह्यूमन स्पीसीज के पास दो सेक्सेस हैं, मेल्स और फीमेल्स के रोल्स अलग हैं। मेल्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और फीमेल्स सेलेक्टिव। ये इवोल्यूशन का रिजल्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीन्स को मिक्स करके जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाता है। इवोल्यूशन एक रेस है, जैसे एक पोलर बियर का वाइट फर कैमोफ्लाज के लिए इवॉल्व हुआ। सेल्स कॉशियस बन गई और बियर्स ज्यादा स्टेल्दी। ये सब सर्वाइवल की रेड क्वीन रेस का हिस्सा है। प्रेडेटर्स और प्रे कांस्टेंट कंपटीशन में होते हैं। रिडली लिखते हैं कि रिलेशनशिप्स में कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों होते हैं। मैरिज इसका एक एग्जाम्पल है। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पर उनका गोल अपने जीन्स को आगे बढ़ाना होता है। सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में कोऑपरेशन डोमिनेट करता है। डार्विन की थियरी कहती है कि सेक्सुअल सिलेक्शन रेस को चेंज करता है। मेल्स रिस्की बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं क्योंकि कंपटीशन से उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ता है। फीमेल्स हेल्थ और फर्टिलिटी के सिग्नल्स को प्रीफर करती हैं, जैसे आवर ग्लास फिगर। ह्यूमन इंटेलेक्ट भी सेक्सुअल सिलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है। इंसान के दिमाग अपने कॉम्पिटिटर्स को आउटविट करने और मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। साइंस ने अब तक ह्यूमन नेचर को डीपली एक्सप्लोर नहीं किया। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है पर जरूरी भी। इस चैप्टर में रिडली एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्स, कोऑपरेशन और कंपटीशन ह्यूमन इवोल्यूशन को कैसे शेप करता है। ह्यूमन नेचर को समझने के लिए ये फैक्टर्स जरूरी हैं। चैप्टर 2, सेक्स का मकसद क्या है? रिडली बताते हैं कि एक ग्लांस में इसका जवाब सिंपल लगता है कि रिप्रोडक्शन, पर थोड़ा सोचने पर एक और सवाल खड़ा होता है। एक बेबी को 2 लोगों का प्रोडक्ट क्यों होता है? एक का या 3 का क्यों नहीं? 20 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि सेक्स इलॉजिकल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एफिशिएंट होता है, पर फिर भी सेक्स का एग्जिस्टेंस मिस्ट्री है। ये इवोल्यूशनरी साइंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सेक्स का सरफेस पर्पस रिप्रोडक्शन लगता है, पर माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन फ्लाइज बिना मेल के अपने क्लोन्स बनाती है, तो सेक्स क्यों?
अगस्त विज़मैन ने 1889 में कहा था कि रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ज़रूरी नहीं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सेक्स का होना ही प्रूफ है कि इससे कोई इवोल्यूशनरी एडवांटेज मिलता है, पर वो एडवांटेज क्या है, ये क्वेश्चन ओपन है। सेक्स जीन्स को मिक्स करता है। मियोसिस और रिकॉम्बिनेशन से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इस प्रोसेस से एक बेबी अपने 4 ग्रैंड पेरेंट्स के जीन्स इनहेरिट करता है। ये मिक्सिंग इवोल्यूशन को स्पीड अप करती है। इवोल्यूशन प्रोग्रेस नहीं, एक ट्रेडमिल जैसा प्रोसेस है। कोएलकैंथ फिश ने 300 मिलियन साल में इवॉल्व नहीं किया, पर सरवाइव कर रही है। इवोल्यूशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है, ये कोई गोल नहीं है। मैट रिडली कहते हैं कि ट्रेडिशनल थियरी कहती है कि जेनेटिक मिक्सिंग इवोल्यूशन में वैरायटी क्रिएट करती है, इससे स्पीसीज एडेप्टेबल होती है, पर यह थियरी फ्लॉड है। इवोल्यूशन एक डायरेक्शनलेस प्रोसेस है और सिर्फ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ही मैटर करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल्स के बीच होता है, स्पीसीज के बीच नहीं। गजेल्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, चीता से नहीं। एक टाइग्रेस अपने टेरिटरी के लिए लड़ती है, जो स्पीसीज के लिए हार्मफुल हो सकता है। ह्यूमंस भी अपने इंटेलेक्ट का यूज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को आउटविट करने के लिए करते हैं। सिलेक्शन हमेशा स्पीसीज के अंदर एक कंपटीशन को प्रीफर करता है। वेन एडवर्ड ने सोचा कि एनिमल्स ग्रुप के लिए एक्ट करते हैं, जैसे सी बर्ड्स हाई पॉपुलेशन में ब्रीड नहीं करते, पर इंडिविजुअल सिलेक्शनिस्ट कहते हैं कि हर बिहेवियर सेल्फिश होता है। बीज और बर्ड्स का एल्ट्रुइज्म भी जीन्स के सेल्फिश इंटरेस्ट को सर्व करता है। सेक्स का पर्पस जेनेटिक मिक्सिंग है, जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, पर इसका एग्जैक्ट इवोल्यूशनरी बेनिफिट एक एनिग्मा जैसा है। इंडिविजुअल और स्पीसीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एग्जिस्ट करता है। इवोल्यूशनरी साइंस इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। जॉर्ज विलियम्स एक बुकिश प्रोफेसर थे। रिडली लिखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, पर उनका एक आइडिया ने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को बदल दिया। 1966 में उन्होंने एडेप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन लिखा। ये किताब इंडिविजुअल सिलेक्शन के लॉजिक को समझाती है और ग्रुप सिलेक्शन को चैलेंज करती है। विलियम्स ने कहा कि स्पीसीज या ग्रुप्स के लिए कोई इंडिविजुअल अपना नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ तभी कोऑपरेशन होता है जब उससे इंडिविजुअल को फायदा हो। एल्ट्रुइज्म या सेल्फलेसनेस तभी टिकती है जब वो जीन्स को इनडायरेक्टली फायदा दे, लेकिन एक एक्सेप्शन था, सेक्स। ट्रेडिशनल थियरी जैसे विकार ऑफ ब्रे हाइपोथेसिस कहती थी कि सेक्स स्पीसीज के लिए जरूरी है ताकि नए जीन्स स्प्रेड हो, पर विलियम्स ने यहाँ पे पूछा कि अगर एक असेक्सुअल इंडिविजुअल ज्यादा प्रोडक्टिव है तो सेक्स क्यों एग्जिस्ट करता है। मिचेल घिसलिन ने पूछा कि अगर एक असेक्सुअल जीन आज आए तो वो कैसे सेक्सुअल जीन्स के अगेंस्ट टिकता। जॉन मेनार्ड स्मिथ ने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी फायदेमंद है अगर ये ऑफस्प्रिंग को डबल कर दे, पर यह प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। एग्जाम्पल के लिए, एक केव में अगर एक औरत असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। मेल के होना एक बर्डन है क्योंकि वो डायरेक्टली बेबीज नहीं प्रोड्यूस करते। ये कॉस्ट ऑफ मेल्स या कॉस्ट ऑफ मेयोसिस कहलाता है। अगर सेक्स का कोई कॉस्ट न होता तो हमिंग बर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। फ्लावर्स नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ इसलिए कि पॉलिनेशन हो। नेक्टर बनाना एक प्योर कॉस्ट है जो प्लांट्स सिर्फ सेक्स के लिए उठाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैरिस बोन्स्टीन ने कहा कि सेक्स का असली मकसद जीन रिपेयर है। डीएनए डैमेज होता रहता है और रिपेयर एंजाइम्स उससे फिक्स करते हैं। सेक्स एक फ्रेश टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिससे जीन्स रिपेयर होते हैं, पर यह थियरी आउट क्रॉसिंग यानी जीन्स को अनरिलेटेड मेंबर्स के साथ मिक्स करने को जस्टिफाई नहीं करती। मैट रिडली लिखते हैं कि डिप्लॉइडी यानी एक जीन के 2 कॉपीज एक सिंपलर तरीका दिखता है बैकअप रखने का, इसलिए रिपेयर थियरी इनकम्प्लीट लगती है। हरमन म्यूलर ने कहा कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं। एक परफेक्ट म्यूटेशन फ्री इंडिविजुअल दोबारा नहीं बनता। वाटर फ्लियाज जैसे क्रीचर्स जो कभी सेक्सुअल और कभी असेक्सुअल होते हैं, इनसे हम ये
जान सकते हैं कि सेक्स का कुछ इमीडिएट पर्पस होना चाहिए। इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेक्स का असली जवाब जीन्स के कॉम्बिनेशन या म्यूटेशन से नहीं बल्कि इकोलॉजिकल प्रेशर्स में छुपा है। पैरासाइट्स, डिजीजेज और इन्वायरमेंटल चेंजेस सेक्स के नेसेसिटी को समझते हैं। सेक्स इंडिविजुअल के लिए कॉस्टली है पर स्पीसीज के लिए फायदेमंद लगता है, लेकिन ये कैसे इंडिविजुअल के लिए जस्टिफाई होता है ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए ये एक फैसिनेटिंग पजल है जो शायद इकोलॉजी और जेनेटिक्स के जंक्शन पर सॉल्व होगा। चैप्टर 3, द पावर ऑफ पैरासाइट्स। बेडलॉयड रोटिफर्स एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे पॉन्ड्स और पडल्स में। जब इनका इन्वायरमेंट ड्राई हो जाता है तो ये टून बन जाते हैं, एक एपोस्ट्रॉफी शेप जैसे। टून्स बॉयल होने, फ्रीज होने या हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। जब पानी वापस आता है तो ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन काफी तेजी से होता है। पर बेडलॉयड्स का सबसे अजीब सा एस्पेक्ट ये है कि इनका रिप्रोडक्शन बिना मेल्स के होता है। इनकी पूरी स्पीसीज, करीब 500 स्पीसीज सिर्फ फीमेल्स की है। ये कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जीन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन रिडली बताते हैं कि स्टडीज शायद ये दिखाती हैं कि इन्होंने 40 से 80 मिलियन साल पहले सेक्स छोड़ दिया। रिडली लिखते हैं कि टेक्स्ट बुक बायोलॉजी कहती है कि सेक्स इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, पर बेडलॉयड्स इस बात को चैलेंज करते हैं। ये एक इवोल्यूशनरी स्कैंडल है, जैसे जॉन मेनार्ड स्मिथ ने कहा। सेक्स का सबसे ऑब्वियस फायदा है जेनेटिक वैरायटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते। जॉर्ज विलियम्स ने 1966 में आर्ग्यू किया कि टेक्स्ट बुक थियरी गलत है क्योंकि ये स्पीसीज को प्रायोरिटाइज करती है, इंडिविजुअल को नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऑफस्प्रिंग को नए और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स फेस करने हैं तो उनका अलग अलग होना जरूरी है। विलियम्स ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक लॉटरी से कंपेयर किया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब टिकट्स एक ही नंबर की होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग नंबर्स की टिकट्स देता है। जब कंपटीशन ज्यादा हो तब एक्सेप्शनल ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करते हैं। विलियम्स ने एफिड्स और रोटिफर्स का एग्जाम्पल दिया। ये ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल कंडीशंस में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं पर टफ टाइम्स में सेक्सुअल होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेजी से होता है पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैरायटी देता है जो नए चैलेंजेस के लिए जरूरी है। माइकल घिसलिन और ग्रैहम बेल ने एक और आइडिया प्रपोज किया, टैंगल्ड बैंक थ्योरी। डार्विन के एनोलॉजी से एक क्राउडेड हैबिटेट में वैरायटी होना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर सब ऑफस्प्रिंग सेम होते तो कंपटीशन ज्यादा होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक डाइवर्सिटी के जरिए कंपटीशन रिड्यूस करता है। रिडले लिखते हैं कि लॉटरी और टैंगल्ड बैंक थियरीज अपीलिंग हैं पर इनके फ्लॉज भी हैं। असेक्सुअल स्पीसीज जैसे अमीबा और बेडलॉयड्स स्टेबल हैं पर फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चैलेंज करते हैं। फॉसिल एविडेंस भी दिखाते हैं कि स्पीसीज काफी टाइम तक अनचेंज रहती हैं। सेक्स के लिए इवोल्यूशनरी कॉस्ट हाई है पर इसका इमीडिएट एडवांटेज हर स्पीसीज के लिए क्लियर नहीं है। लॉटरी और टैंगल्ड बैंक थियरीज मैथमेटिकली तभी काम करती हैं जब वैरायटी का एक बड़ा पे ऑफ हो। रेड क्वीन हाइपोथेसिस ले वान वेलेन ने प्रपोज की। इसका आर्गुमेंट है कि इवोल्यूशन एक रेस है। हर स्पीसीज पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स और कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रही हैं। इस रेस में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को हर जनरेशन में नए कॉम्बिनेशंस चाहिए। सेक्स इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये जेनेटिक शफलिंग करता है जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। पैरासाइट्स और पैथोजेंस की वजह से सेक्स का एडवांटेज क्लियर है। हर नए जनरेशन में जेनेटिक वैरायटी पैरासाइट्स के अगेंस्ट एक नई डिफेंस लाइन क्रिएट करती है। रिडली कहते हैं कि रेड क्वीन थियरी इवोल्यूशन और सेक्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने का एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच देती है। रेड क्वीन थियरी कहती है कि स्पीसीज इवॉल्व करती हैं पर ये इवोल्यूशन एक स्टैटिक बैलेंस में होता है। मतलब
एक स्पीसीज जितनी अडेप्ट करेगी उतनी ही क्विकली उसके पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स भी अडॉप्ट करेंगे। तो सर्वाइवल एक जीरो सम गेम है। बायोलॉजिस्ट सोचते थे कि स्पीसीज की डेथ फिजिकल फैक्टर से होती है, जैसे ड्रॉट, फ्रॉस्ट या फेमाइन। पर सच ये है कि पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स ही ज़्यादा डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पुरानी एपिडेमिक्स जैसे स्मॉल पॉक्स, प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस ने इंसानी डेथ्स काफ़ी बढ़ाई। इन्फेक्शियस डिजीजेस का इम्पैक्ट फिजिकल हार्डशिप से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। पैरासाइट्स का होस्ट के साथ एक इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस होती है। रिडले लिखते हैं कि पैरासाइट्स के पास शॉर्ट लाइफ स्पैन्स होती हैं, तो वो ज़्यादा क्विकली अडेप्ट करते हैं। एक एड्स वायरस के जीन्स 10 सालों में इतने चेंज हो जाते हैं जितने ह्यूमन जीन्स 10 मिलियन साल में होते हैं। ये इवोल्यूशनरी एडवांटेज पैरासाइट्स को ज़्यादा पावरफुल बनाता है। रेड क्वीन कॉन्सेप्ट कहता है कि सेक्स पैरासाइट्स के अगेंस्ट एक ज़रूरी वेपन है। पैरासाइट्स होस्ट के स्पेसिफिक जेनेटिक लॉक्स के लिए कीज डेवलप करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर जनरेशन में जेनेटिक मिक्सिंग करके नए लॉक्स क्रिएट करता है, जो पैरासाइट्स के लिए डिफिकल्ट बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। हेटेरोजाइगोसिटी यानी इंडिविजुअल लेवल पर वेरिएशन और पॉलीमॉर्फिज्म यानी पॉपुलेशन लेवल पर वेरिएशन पैरासाइट्स के अटैक्स को अवॉइड करने में मदद करते हैं। हैंस ब्रीमरमैन ने एक इंटरेस्टिंग थियरी दी। इम्यून सिस्टम और सेक्स इंटरकनेक्टेड है। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज के लिमिटेड वर्जन्स को स्टोर करते हैं। जब एक स्पेसिफिक एंटीजन अटैक करता है, इम्यून सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डाइवर्सिटी बढ़ती है, जो इम्यून रिस्पॉन्सेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। रेड क्वीन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि सेक्स का मेन रोल पैरासाइट्स के अगेंस्ट जेनेटिक वैरायटी क्रिएट करना है। हर नई जनरेशन में नए लॉक्स बनने की वजह से होस्ट्स अपने पैरासाइट से एक स्टेप आगे रहते हैं। ये इवोल्यूशनरी रेस कभी खत्म नहीं होती, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होस्ट को सर्वाइव का एज देते हैं। सेक्स डिजीजेस के अगेंस्ट एक बायोलॉजिकल शील्ड है। मेल और फीमेल सिस्टम्स इस प्रोसेस के पार्ट्स हैं, पर यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है। फ्यूचर में हो सकता है इवोल्यूशन नए रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन्वेंट करे जो रेड क्वीन के रूल्स को और रीडिफाइन करें। चैप्टर 4 जेनेटिक म्यूटिनी एंड जेंडर। मिडिल एजेस में ग्रेजिंग फील्ड्स सब मिलकर शेयर करते थे। ज्यादा कैटल आने से ओवरग्रेजिंग होती थी। ये ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का एक एग्जाम्पल है, जिसमें इंडिविजुअल का फायदा सोसाइटी के लॉस पे होता है। जीन्स में भी ऐसा ही होता है। कुछ जीन्स सेल्फिशली अपने सर्वाइवल को बढ़ाते हैं, चाहे पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसान हो। जीन्स एक टीम बनाकर बॉडी क्रिएट करते हैं, पर वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी कंपटीशन करते हैं। जैसे एक टाउन में सब लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, वैसे ही जीन्स अपने ट्रांसमिशन के लिए काम करते हैं। रिडले कहते हैं कि कोऑपरेशन जरूरी है, पर कंपटीशन भी होता है। बैक्टीरिया का जंक्शन एक टाइप का सेक्स है, जिसमें जीन्स एक बैक्टीरियम से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। ये जीन्स के लिए एक सेल्फिश स्ट्रेटजी है, जिसमें जीन्स अपने लिए नए होस्ट ढूंढते हैं। जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोसन्स भी सेल्फिशली अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, चाहे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो। फ्रूट फ्लाइज में एक जीन सेग्रीगेशन डिस्टॉर्टर अपने फेयर जीन को डिस्ट्रॉय करता है। इस सेल्फिश बिहेवियर से ये जीन अपना ट्रांसमिशन इंश्योर करता है, पर ऐसे जीन्स रेयर हैं क्योंकि बाकी जीन्स एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। ये डिफेंस क्रॉसिंग ओवर का फॉर्म लेता है, जो जीन्स को मिक्स करके फेयरनेस इंश्योर करते हैं। रिडले लिखते हैं कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ये इन्हें केन जीन्स के अटैक के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। एक्स क्रोमोसोम के जीन्स वाई क्रोमोसोम को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिस वजह से फीमेल ऑफस्प्रिंग का रेशियो बढ़ जाता है। ये जेंडर बायस एक जेनेटिक कॉस्ट है जो पूरी पॉपुलेशन उठाती है, पर इसका सीधा फायदा शेल्फिश जीन्स को होता है। जीन्स का कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन ही जेंडर्स का ओरिजिन एक्सप्लेन करता है। जेंडर्ड रिप्रोडक्शन सेल्फिश जीन्स के अगेंस्ट एक बैलेंस मेंटेन करता है।
ये इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो स्पीसीज की स्टेबिलिटी बनाए रखता है, पर जीन्स के बीच का ये कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होता। जीन्स का कोऑपरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट रोग जीन्स का कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं होता। जीन्स का ओरिजिन भी इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा है। मेल जेंडर को डिफाइन करते हैं छोटे मोबाइल गैमेट्स, जिसे स्पर्म कहा जाता है। फीमेल जेंडर को जो गैमेट्स होते हैं उन्हें एग कहा जाता है। ये बड़े और स्टेशनरी होते हैं, पर जेंडर के होने की असली वजह ऑर्गेनल जीन्स का कॉन्फ्लिक्ट है। रिडले लिखते हैं कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम अपने ऑर्गेनल्स एग के अंदर नहीं ले जाता, सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। ऑर्गेनल्स यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ मदर से पास होते हैं। अगर फादर के ऑर्गेनल्स भी एग में आते तो इनका कंपटीशन एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचा सकता था। इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए न्यूक्लियर जीन्स ने फादर के ऑर्गेनल्स को सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करना स्टार्ट किया। क्लैमिडोमोनाज एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में यह कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट्स आपस में लड़ते हैं, जिसमें ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से न्यूक्लियर जीन्स ने एक सिस्टम बनाया जिसमें मेल ऑर्गेनल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ऐसे ही किलर यानी फीमेल और विक्टिम यानी मेल जेंडर्स का जन्म हुआ। लॉरेंस हर्स्ट की थियरी बताती है कि जहां सेल फ्यूजन से सेक्स होता है वहां 2 जेंडर्स होने का ज्यादा चांस है, पर जहां कंजक्शन से सेक्स होता है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है वहां कई जेंडर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स में 13 जेंडर्स हैं, लेकिन एक हायरार्की फॉलो होती है जिसमें हायर जेंडर ऑर्गेनल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पर्म अपने साइटोप्लाज्म को मिनिमाइज करता है और सिर्फ न्यूक्लियस एग तक पहुंचाता है। यह डिफेंस बैक्टीरिया और वायरसेस के रिस्क को कम करता है, जो स्पर्म के थ्रू एग में आके एग के पैरासाइट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सेफ सेक्स इवोल्यूशन का एक बड़ा माइलस्टोन है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ कंजंक्शन के थ्रू मेट करते हैं। इस प्रोसेस में सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, जो साइटोप्लाज्मिक बैक्टीरिया और वायरसेस के स्प्रेड को बचाता है। नैरो मेटिंग ट्यूब भी एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो पैथोजन ट्रांसफर को रोकती है। जेंडर इवोल्यूशन एक जेनेटिक ब्यूरोक्रेसी का नतीजा है। ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियर जीन्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स ने मेल और फीमेल जेंडर्स का जन्म दिया। रिडली आगे लिखते हैं कि सभी प्राणियों के पास सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जिनमें होते हैं उनमें जेंडर एक लॉटरी होती है। ये रैंडमनेस 50-50 का जेंडर रेशियो मेंटेन करती है, लेकिन कई प्राणियों के पास जेंडर का चुनाव करने के बेहतर तरीके हैं। रिडली यहाँ 3 बेटर मेथड्स की बात करते हैं। पहला जेंडर बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी, दूसरा इन्वायरमेंट बेस्ड जेंडर और मदर्स चॉइस तीसरा। अगर बात जेंडर बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी की करें तो रिडली कहते हैं कि स्लीपर लिम्पेट्स जैसे क्रिएचर्स अपने आसपास के सेक्सुअल अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से जेंडर बदलते हैं। ये मेल के रूप में लाइफ शुरू करते हैं और सेटल होने के बाद फीमेल बन जाते हैं। रीफ फिश जैसी स्पीसीज में सबसे बड़ा फीमेल फिश मरने के बाद लार्जेस्ट जो रिमेनिंग फीमेल है वो मेल में बदल जाती है। यह सिस्टम इवोल्यूशनरी फायदा देता है। अगर बात इन्वायरमेंट बेस्ड जेंडर की करें तो रिडली लिखते हैं कि रेप्टाइल्स जैसे टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स में टेम्परेचर जेंडर को तय करता है। टर्टल्स में गर्म तापमान से फीमेल्स बनती हैं और क्रोकोडाइल्स में इंटरमीडिएट टेम्परेचर से मेल्स। नेमाटोडे वॉर्म्स जैसे ऑर्गेनिजम्स साइज के हिसाब से अपना जेंडर चूज करते हैं। बड़े साइज वाले फीमेल बनते हैं, छोटे वाले मेल। मदर्स चॉइस के मेथड में रिडली लिखते हैं कि रोटिफर्स और वास्प अपने एग्स को फर्टिलाइज करके फीमेल और अनफर्टिलाइज्ड एग्स को मेल्स बनाते हैं। ये सिस्टम सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, खासकर उन क्रीचर्स के लिए जो आइसोलेटेड कंडीशंस में रहते हैं। रॉबर्ट रिवर्स और डैन विलियर्ड की थियरी कहती है कि हाई रैंकिंग मदर्स सन्स प्रीफर करती हैं और लो रैंकिंग मदर्स डॉटर्स।
वेनेजुएलन ओपोजम्स की स्टडी में रिडले लिखते हैं कि ये कंफर्म हुआ है। वेल फेड मदर्स के सन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेड डियर और मंकीज जैसे एनिमल्स में भी सोशल रैंक और जेंडर बायस के बीच कोरिलेशन देखा गया है। स्पाइडर मंकीज में हाई रैंकिंग मदर्स सन प्रेफर करती हैं क्योंकि मेल्स इनहेरिट मटेरनल रैंक। कन्वर्सली बबून्स जैसे स्पीसीज में हाई रैंकिंग फीमेल्स डॉटर्स प्रेफर करती हैं क्योंकि मेल्स ट्रूप छोड़ देते हैं और फीमेल्स रैंक इनहेरिट करती हैं। रिडले लिखते हैं कि ह्यूमंस में भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज में हाई रैंकिंग फीमेल्स ज़्यादा सन्स प्रोड्यूस करती हैं। वेलेरी ग्रैंड की स्टडी सजेस्ट करती है कि डोमिनेंट और इमोशनली इंडिपेंडेंट वुमेन ज़्यादा सन्स पैदा करती हैं। ये हार्मोनल लेवल्स के साथ लिंक्ड हो सकता है। हिस्टोरिकली रिडले लिखते हैं कि हायर क्लासेस जैसे रॉयलिटी और एरिस्टोक्रेसी भी सन प्रीफर करते हैं, जबकि पुअर सोसाइटीज डॉटर्स को प्रीफर करती हैं। रिडले आगे लिखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जेंडर सिलेक्शन को पॉसिबल बनाया है, जैसे स्पर्म सॉर्टिंग टेक्निक से। रोनाल्ड एरिक्सन की मेथड 70% सक्सेसफुल रेट क्लेम करती है। लैरी जॉनसन का फ्लोरेसेंट डाई टेक्निक 90% फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है। जेंडर सिलेक्शन एक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन अगर ये वाइड स्प्रेड होता है तो सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो सकता है। चीन और इंडिया जैसे देशों में जेंडर बायस्ड अबॉर्शंस ने ऑलरेडी पॉपुलेशन को काफ़ी इफेक्ट किया है। अगर सभी लोग सन्स चूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हार्मफुल होंगे। मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में सोशल इंस्टेबिलिटी और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन दोनों बढ़ सकती है। इसीलिए लॉज बनाए गए हैं जो 50-50 का नेचुरल सेक्स रेशियो इंश्योर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे जेनेटिक मियोसिस फेयरनेस मेंटेन करती है। चैप्टर 5 द पीकॉक्स टेल। रिडली शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रुश टर्की के बारे में बात करते हुए। मेल टर्कीज एक बड़े बड़े माउंट्स बनाते हैं जो एक परफेक्ट इंक्यूबेटर का काम करता है। फीमेल टर्की वहीं एग्स देती है जहां माउंट अच्छा हो, लेकिन मेल एक शर्त रखता है कि पहले मुझे अपना मेट बनाओ, तब माउंट यूज करने दूंगा। इस तरह उसके जीन्स आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ पाते हैं। ब्रश टर्की का माउंट्स सिर्फ एग्स के इंक्यूबेटर्स नहीं है, ये एक सिग्नल है मेल की क्वालिटी का। जो माउंट सबसे बेहतरीन होगा वही फीमेल को अट्रैक्ट करेगा। सेक्सुअल सिलेक्शन यही है जिसमें जीन्स का क्वालिटी चेक होता है। रिडली आगे लिखते हैं कि सेक्स कभी भी रैंडम नहीं होता। हर प्राणी एक पार्टनर ढूंढता है जो उनके जीन से स्ट्रांग बनाए। फीमेल्स जो ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, जैसे प्रेगनेंसी, वो क्वालिटी चुनती हैं। मेल्स कम इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए क्वांटिटी के पीछे होते हैं। रॉबर्ट रिवेट्स ने 1972 में बताया कि जो जेंडर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका गोल हमेशा सेलेक्टिव मेटिंग होगा। मेल्स कम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम चांसेस लेते हैं। सिलेक्शन यही बैलेंस बनाता है। मैट रिडली पीकॉक्स की बात करते हैं। फीमेल को पीकॉक से कोई टेंजिबल हेल्प नहीं मिलती, बस एक चीज़ मिलती है, जीन्स। लेकिन ये जीन्स ही सबसे ज़रूरी हैं। पीहेन वही मेल चुनती है जो उसके ऑफस्प्रिंग के लिए बेस्ट जीन्स दे सके। पीकॉक एक मार्केट प्लेस बनाता है जिसे लेक कहते हैं, LEK। ये एक जगह होती है जहां मेल्स अपना डिस्प्ले शो करते हैं। फीमेल यहाँ आती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और अपना डिसीजन लेती हैं। एक ही जगह पर सब मेल्स कम्पीट करते हैं, लेकिन यूजुअली एक या दो मेल्स सबसे ज़्यादा मीटिंग्स करते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस जेनेटिक क्रीम को हर जनरेशन में रिफाइन करता है, लेकिन अगर हर बार बेस्ट जीन्स ही चूज होते हैं तो इवेंचुअली वैरायटी खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है जिसे लेक पैराडॉक्स कहते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन के दो मेन स्कूल हैं। पहला है फिशरीज यानी सेक्सी सन थियरी, और दूसरी है गुड जेनर्स यानी हेल्दी ऑफस्प्रिंग थियरी। फिशरियन थियरी कहती है कि फीमेल्स उन मेल्स को चूज करती हैं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, ताकि उनके बेटे भी सेक्सी और अट्रैक्टिव हो और आगे फीमेल्स को अट्रैक्ट कर सकें। जबकि दूसरी थियरी यानी हेल्दी ऑफस्प्रिंग थियरी कहती है कि
फीमेल्स उन मेल्स को चुनती हैं जो जेनेटिकली स्ट्रांग हैं, डिजीज रेजिस्टेंट हैं, पावरफुल हैं और हेल्दी हैं, ताकि ऑफस्प्रिंग स्ट्रांग और हेल्दी बने। ये दोनों थियरीज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों ही सेक्सुअल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करती हैं। 1980s के मॉडल्स ने ये प्रूव किया है कि फिशेरियन थियरी वैलिड है। रिडली कहते हैं कि फीमेल्स अगर ज़्यादा चूजी होती हैं तो मेल्स के ऑर्नामेंट्स और ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं, लेकिन अगर फीमेल की चॉइस का कॉस्ट ज़्यादा हो, जैसे टाइम या प्रेडेटर का रिस्क, देन फीमेल्स इनडिफरेंट हो जाती हैं। एक नई इंसाइट्स मिली। मैट रिडली कहते हैं कि म्यूटेशनल बायस फीमेल्स को ऑर्नामेंटल मेल्स को चूज करने पर मजबूर करता है। इलेबोरेट ऑर्नामेंट्स डिफेक्ट्स को रिवील करते हैं, इसलिए फीमेल्स उन मेल्स को चूज करती हैं जिनके ऑर्नामेंट्स फ्लॉलेस हों, क्योंकि वो कम म्यूटेशंस वाले जीन्स कैरी करते हैं। अमोड्स ज़हावी की हैंडीकैप थियरी ने एक अलग एंगल दिया। ये कहती है कि अगर मेल का ऑर्नामेंट, जैसे पिकॉक का टेल, उसके सर्वाइवल के लिए एक बर्डन बन जाए तो वो एक ऑनेस्ट सिग्नल बन जाता है। अगर मेल उस हैंडीकैप के बावजूद सर्वाइव करता है तो वो प्रूव करता है कि वो जेनेटिकली सुपीरियर है। स्वेलोज पे एक्सपेरिमेंट्स, स्वेलोज एक तरह की बर्ड्स हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि आर्टिफिशियली बड़े टेल वाले मेल्स अगले सीजन में नेचुरली अपना टेल वापस ग्रो नहीं कर पाते। इससे ये प्रूव होता है कि हैंडीकैप का लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो होता है। बिल हैमिल्टन और मर्लिन जक ने पैरासाइट थियरी इंट्रोड्यूस की। उन्होंने कहा कि फीमेल्स उन मेल्स को चूज करती हैं जो पैरासाइट रेजिस्टेंट होते हैं। पैरासाइट्स और होस्ट का जेनेटिक आर्म्स रेस चलता रहता है, इसलिए हर जनरेशन में हेल्दीएस्ट मेल्स अलग जीन्स लेकर आते हैं और जेनेटिक वैरायटी बरकरार रहती है। जक ने बर्ड्स और फिश पे स्टडीज की और प्रूव किया कि जो स्पीसीज ज्यादा पैरासाइट्स फेस करती हैं वो ज्यादा कलरफुल और फ्लैम्बोयेंट होती हैं। फीमेल्स का चॉइस उन मेल्स की तरफ होता है जो लेस पैरासाइट्स कैरी करते हैं। रिडली आगे लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स सेज ग्राउस पर किए गए। डिजीज्ड मेल्स यानी मलेरिया या लाइस वाले, इनकी मेटिंग सक्सेस सिग्निफिकेंटली कम था। हेल्दी मेल्स का सक्सेस ज्यादा था। फेक लाइस स्पॉट्स पेंट करने पर हेल्दी मेल्स की सक्सेस भी गिर गई। इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि फीमेल्स मेल्स के हेल्थ इंडिकेटर्स को देखकर चॉइस करती हैं। पिकॉक की वर्ल्ड में ब्यूटी सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, ये जीन्स की क्वालिटी का सिग्नल है। फिशर और गुड जीन थियरीज दोनों रेलेवेंट हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है जहां फीमेल्स का चूजीनेस और मेल्स के ऑर्नामेंट्स नेचर के जेनेटिक बैटल्स का हिस्सा है। 1991 में एंडर्स मॉलर और एंड्रयू पोमियानकोस्की ने एक नई सोच दी, सिमेट्री। एनिमल्स की बॉडी सिमेट्री डायरेक्टली उनके हेल्थ और ग्रोथ कंडीशंस पर डिपेंड करती है। अगर डेवलपमेंट के टाइम स्ट्रेस ज़्यादा हो तो असिमेट्री बढ़ने लगती है। फॉर एग्जांपल, स्कॉर्पियन फ्लाइज की सिमेट्री उन फादर्स के साथ बेटर होती है जो वेल फेड और हेल्दी होते हैं। सिमेट्री बनाना मुश्किल काम है, अगर कुछ गलत हो तो असिमेट्री आ जाती है। गुड जीन थियरी के हिसाब से सबसे बड़े ऑर्नामेंट्स सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होने चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट जीन्स और कम स्ट्रेस को दिखाते हैं। फिशेरियंस कहते हैं कि ऑर्नामेंट्स का साइज और सिमेट्री का कोई लिंक नहीं है और बड़े ऑर्नामेंट्स ज़्यादा असिमेट्रिकल हो सकते हैं। मॉलर ने स्वेलोज के टेल फेदर्स पे स्टडी की। उन्होंने देखा कि जिन मेल्स की टेल्स सबसे लंबी थी उनकी सिमेट्री भी सबसे अच्छी थी। ये पैटर्न विंग्स और दूसरे फेदर्स में नहीं मिला। विंग्स सिमेट्री और साइज के बीच यू शेप्ड कर्व फॉलो करते हैं, पर टेल्स स्टेडली सिमेट्रिकल होती हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में मेल्स की टेल्स को आर्टिफिशियली कट और इलोंगेट किया और सिमेट्री को भी बढ़ाया या कम किया। रिजल्ट साफ दिखा कि लॉन्गर और सिमेट्रिकल टेल्स वाले मेल्स को ज्यादा मेट्स मिले और उन्होंने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। ये एविडेंस गुड जीन थियरी का फेवर में गया। मोलर और पोमियानकोस्की कहते हैं कि एनिमल्स जिनमें एक सिंगल ऑर्नामेंट होता है, जैसे स्वेलोज की टेल, वो गुड जीनर्स होते हैं।
उनकी सिमेट्री साइज के साथ इम्प्रूव होती है। वहीं फेजेंट्स जैसे एनिमल्स जिनमें मल्टीपल ऑर्नामेंट्स होते हैं, टेल्स, रेड रोजेस, कलरफुल पैटर्न्स, वो फिशेरियंस होते हैं। इनके ऑर्नामेंट्स और सिमेट्री का कोई क्लियर रिलेशन नहीं होता। जक ने रेड जंगल फॉल यानी डोमेस्टिक चिकन के एंसेस्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किए। कॉक्स के मल्टीपल ऑर्नामेंट्स होते हैं, टेल फेदर्स, रेड कॉम्स और लाउड कॉल्स। जक ने देखा कि फीमेल्स उन मेल्स को प्रिफर करती हैं जिनमें कॉम्ब और आई कलर सबसे ब्राइट होते हैं। ये हेल्थ का एक ऑनेस्ट सिग्नल था। प्लूमेज जो विजुअली इंप्रेसिव होता है वो फीमेल्स के लिए सेकेंडरी था। कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स जो कॉम्ब को रेड बनाते हैं मेल्स के डाइट और हेल्थ पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइट्स कैरोटेनॉइड एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और कॉम्ब डल लगता है, इसलिए ब्राइटर कॉम्ब वाले मेल्स हेल्दी और पैरासाइट रेजिस्टेंट होते हैं। फीमेल्स इन फीचर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं। जुक ने यह भी देखा कि टेस्टोस्टेरोन जो मेल ऑर्नामेंट्स को बड़ा और ब्राइट बनाता है उन्हें पैरासाइट्स के लिए वल्नरेबल भी बनाता है। टेस्टोस्टेरोन इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। ये ट्रेड ऑफ मेल्स के लिए रिस्की है, लेकिन फीमेल्स के लिए एक ऑनेस्ट सिग्नल बनता है। जो मेल पैरासाइट्स के बावजूद सरवाइव करता है वो सुपीरियर जीन्स कैरी करता है। रिचर्ड डॉकिंस और जॉन क्रिप्स ने कहा कि मेल्स ऑनेस्टी नहीं मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। नाइटिंगल्स की सिंगिंग या पिकॉक के फेदर्स ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग नहीं बल्कि सिडक्शन और ट्रिकरी का हिस्सा है। फीमेल्स को इंप्रेस करना और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एक इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी है। लेकिन मारियन डॉकिंस और टिम गिलफोर्ड कहते हैं कि अगर ट्रूथ डिटेक्ट करना फीमेल्स के लिए कॉस्टली हो तो वो डिसऑनेस्ट सिग्नल्स को भी एक्सेप्ट करेंगी। बॉबी लो ने एक्सप्लेन किया कि यंग वुमेन का फैट डिस्ट्रीब्यूशन हिप्स और ब्रेस्ट्स पर मेल्स को डिसीव कर सकता है। ब्रॉड हिप्स और लार्ज ब्रेस्ट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मिल्क फीडिंग के कैपेबिलिटी के सिग्नल्स तो देते हैं, लेकिन फैट के थ्रू वुमेन मेल्स को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकती हैं क्योंकि डिस्टिंग्विशिंग ट्रू फीचर्स कॉस्टली हैं। मैट रिडले लिखते हैं कि माइकल रैन ने फ्रॉग्स के मेटिंग कॉल्स पर काम किया। टुंगारा फ्रॉग्स मेल्स अपनी कॉल्स में चक्स ऐड करते हैं जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन रैन ने देखा कि फीमेल्स के ईयर्स नेचुरली चक फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून्ड होते हैं। ये प्रेफरेंस मेल्स के ऑर्नामेंट को इवॉल्व होने से पहले एग्जिस्ट करते थे। ये प्रूफ करता है कि फीमेल्स के प्रेफरेंसेस कभी कभी उनके बायोलॉजी की इनहेरेंट फीचर्स होते हैं, न कि इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस। सिमेट्री और ऑर्नामेंट्स सेक्सुअल सिलेक्शन के जरूरी हिस्से हैं। गुड जेनर्स और फिशेरियन के बीच जो डिबेट्स है उसका आंसर कभी कभी नेचर के सिंपल ट्रूथ्स में मिलता है। मैट रिडले लिखते हैं कि ह्यूमंस लेकिंग स्पीसीज नहीं है, पर सेक्सुअल सिलेक्शन का इन्फ्लुएंस उनकी चॉइसेस पर दिखता है। लोग अलग अलग रीजंस के लिए अट्रैक्ट होते हैं, काइंडनेस, वेट, वेल्थ, ब्यूटी, और सिर्फ सेक्सी सन्स या डिजीज रेजिस्टेंस उनकी प्राइमरी कंसर्न्स नहीं होते। रिडली आगे बताते हैं कि लेकिन ब्यूटी का रोल ह्यूमंस में भी सिग्निफिकेंट है। लिपस्टिक, ज्वेलरी, हाई हील्स, ये सब एग्जेजरेशन और डिसेप्शन का हिस्सा है। इसका मतलब है कि जनरेशन से ह्यूमंस ने सेक्सुअली एल्यूरिंग ट्रेट्स को एग्जेजरेट करना सीखा है। यहाँ पर मेल चॉइस फीमेल ब्यूटी को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। पोमियानकोस्की की थियरी सजेस्ट करती है कि ट्रेट्स जैसे पिकॉक का टेल या ह्यूमन ब्यूटी सिर्फ सेंसरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है जो फिशेरियन रनअवे और गुड जीन सिलेक्शन दोनों का रिजल्ट है। लेकिंग या मोनोगेमी के कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रेट्स इवॉल्व करते हैं और इवोल्यूशनरी सिलेक्शन को एक लेयर्ड प्रोसेस बनाते हैं। चैप्टर 6 पॉलीगमी एंड द नेचर ऑफ मैन। अटहुल्पा इनका सम्राट अपने किंगडम में 1500 वुमेन का हरेम रखता था। रैंक के हिसाब से हर आदमी को अलग लिमिट मिलती थी, जैसे एक पेटी चीफ को 3 और एक गवर्नर को 8 वाइफ्स मिलती थी। ऑर्डिनरी आदमी के लिए वाइफ्स का शॉर्टेज था और रूल्स का वायोलेशन करने पर सजा भी काफी कठोर होती थी। ऐसे ही डेहोमी के राजाओं के हरेम्स इतने बड़े थे कि उन्होंने ऑर्डिनरी आदमियों को सेलिबसी तक पुश कर दिया। ये दिखाता है कि पावर और सेक्स का रिश्ता पुराना है,
स्ट्रांग और पावरफुल आदमियों का ज्यादा संतान होने का इवोल्यूशनरी पैटर्न है। मैट रिडली बताते हैं कि रिप्रोडक्शन की रेस सिर्फ सर्वाइवल से नहीं चलती, ये जेंडर के बीच के बैटल्स, जीन्स के बीच के बैटल्स और पैरासाइट होस्ट कॉन्फ्लिक्ट से ड्रिवन होती है। हर जनरेशन एक नई शुरुआत है, लेकिन स्ट्रगल वही पुराना। हमारा बिहेवियर इनहेरिटेड टेंडेंसीज और लर्नेड एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है। हंगर, लस्ट और एंगर हमारी फितरत है। ये ट्रेनेबल इंस्टिंक्ट्स हैं जो इवोल्यूशन के थ्रू हमारे पास आई हैं। इंसान की मेटिंग सिस्टम एक स्पेक्ट्रम पे है, सील जैसा पॉलीगमी से लेकर एल्बेट्रोस जैसे फेथफुल मोनोगमी तक। रिडली कहते हैं कि हिस्ट्री, प्रिमिटिव सोसाइटीज और क्लोज रिलेटिव जैसे चिंपैंजीज के पैटर्न्स को देख के ये समझ में आता है। टेस्टिकल के साइज इंसान को चिंपैंजीज जैसे प्रोमिस्कुअस बनने नहीं देते। साइज डिफरेंस गोरिल्ला जैसे हरेम सिस्टम को रूल आउट करते हैं। गिबन्स जैसे स्ट्रिक्टली मोनोगेमस भी नहीं है। इंसान का सिस्टम, रिडली कहते हैं कि समवेयर मोनोगमी और पॉलीगमी के बीच है, जिसमें एडल्टरी एक नेचुरल चैलेंज है। इवोल्यूशन के हिसाब से मेल्स यूजुअली सेड्यूसर होते हैं और फीमेल्स चूजी होती हैं। पिकॉक्स अपने प्लूमेज दिखाते हैं और पीहेंस बेस्ट मेल्स को चूज करती हैं। इंसान भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। मैरिज प्रपोजल्स और सिडक्शन में अक्सर मेल ही इनिशिएट करता है। रॉबर्ट रिवर्स का इंसाइट है कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस की वजह से ये पैटर्न बना। मेल्स ज्यादा पार्टनर्स से बेनिफिट लेते हैं, जबकि फीमेल्स क्वालिटी पर ध्यान देती हैं। एक पिकॉक हर फीमेल को सिड्यूस करके अपना जीन पास करने की कोशिश करता है, जबकि पीहेन सिर्फ एक बेस्ट मेल को चूज करती है। पॉलीगमी का सिस्टम ज्यादा पावरफुल मेल के लिए होता है, लेकिन बाकी मेल्स के लिए सेलिबसी काफी कॉमन है। रिच मैन के लिए मल्टीपल वाइफ्स और मिस्ट्रेसेस का सिस्टम एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है, लेकिन बाकी मेल्स के लिए नहीं। जैसे सी हॉर्सेस और फेलोरोप्स, जहां मेल्स ऑफस्प्रिंग का ज्यादा केयर लेते हैं, वहीं फीमेल्स सिडक्शन करती हैं। ये एक्सेप्शंस हैं। ह्यूमंस में प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग का बैलेंस मेल और फीमेल बिहेवियर को डिफाइन करता है। सेक्सुअल सिलेक्शन एक चेस गेम की तरह है, जिसमें मेल और फीमेल अपनी स्ट्रेटजी से एडजस्ट करते हैं। एलिफेंट, सील्स और सेज ग्राउस में मेल्स ज्यादा मेट्स के लिए फाइट करते हैं, जबकि फीमेल्स बेस्ट क्वालिटी का मेट चूज करती हैं। पर इसका नतीजा है कि मेल्स का एग्जॉस्शन और फीमेल्स का फादरली सपोर्ट का त्याग। इसके ऑपोजिट एल्बेट्रोस का सिस्टम मोनोगेमस है। दोनों जेंडर्स इक्वल पेरेंटिंग करते हैं और एक सिंगल चिक को मंथ्स तक नर्चर करते हैं। जॉन मेनर्ड स्मिथ के गेम थियरी के मुताबिक ये पैटर्न सर्वाइवर के हिसाब से इवॉल्व होता है। मेल एल्बेट्रोस जो फेथफुल हैं, उनका ऑफस्प्रिंग ज्यादा सर्वाइव करता है, इसलिए फीमेल्स ग्रेजुअली उन्हें प्रेफर करती हैं और स्पीसीज मोनोगेमी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। गेम थियरी से पॉलीगमी और मोनोगेमी को समझने का एक और मॉडल मैट रिडली दिखाते हैं, पॉलीजिनी थ्रेशोल्ड मॉडल। लार्क बंटिंग्स जैसे बर्ड्स में अगर एक मेल की टेरिटरी रिच हो तो फीमेल्स उसके साथ शेयर करना प्रेफर करती हैं, चाहे वो पहले से मेटेड हो। अगर एग्जांपल्स कुछ लें ह्यूमंस में, तो किप्सिगिस ऑफ केन्या, ये वेल्दी मेन ज्यादा वाइफ्स और कैटल रखते हैं। वुमेन वॉलंटरीली उन्हें चूज करती हैं क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखते हैं। मॉर्मन्स ऑफ यूटा, फर्स्ट वाइफ्स रिजेंटमेंट दिखा सकती हैं, लेकिन सिस्टम एक डिग्री तक फंक्शनल रहता है। ये दो एग्जाम्पल मॉडल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि पॉलीगमी का बैन होना शायद ज्यादा मेन के इंटरेस्ट में है, क्योंकि वुमेन अगर वेल्दी मेल्स को चूज करेंगी तो पुअर मेन के लिए पार्टनर्स की कमी हो जाएगी। ह्यूमंस के लिए पॉलीगमी और मोनोगेमी दोनों पॉसिबल है, पर पेरेंटल इन्वेस्टमेंट का रोल यहाँ पे जरूरी है। ह्यूमन चिल्ड्रेन काफी डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए फेथफुल मेल्स जो पेरेंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा प्रिफर्ड होते हैं। ये एक यूनिक फीचर है जो मैमूस में रेयर है पर बर्ड्स के साथ कॉमन है। डियर और दूसरे मैमल्स के मेटिंग सिस्टम्स लार्जली उनके फूड और फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्क जहां फीमेल्स हर्ड्स में रहती हैं, वहां मेल्स हरेम बनते हैं। व्हाइट टेल डियर जहां फीमेल्स सॉलिटरी रहती हैं, वहां मेल्स मोनोगेमस और टेरिटोरियल होते हैं।
ह्यूमन मेटिंग सिस्टम को समझने के लिए हमें अपना नेचुरल हैबिटेट और हिस्ट्री देखनी होगी। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हंटर गैदरर्स थे जो स्मॉल ग्रुप्स में सवाना में रहते थे। यही सिस्टम हमारे नेचुरल मेटिंग बिहेवियर को डिफाइन भी करता है। वुमेन का इंक्लिनेशन हाई स्टेटस मेल्स की तरफ होता है जो बेटर रिसोर्सेस और प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मेन यंग और फर्टाइल फीमेल्स को प्रिफर करते हैं। रॉबर्ट फोले और पीसी ली के रिसर्च के मुताबिक होमो इरेक्टस का मीट बेस्ड डाइट और सोशल कोऑर्डिनेशन उनके कॉम्प्लेक्स ब्रेन और लॉन्गर पेरेंटल डिपेंडेंसी का कारण था। यह पेयर बॉन्डिंग और रोमांटिक लव के इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ह्यूमंस का बिहेवियर उनके इन्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी एडेप्टनेस यानी EEA से शेप हुआ है, जिसमें पेयर बॉन्ड्स बच्चों के अपब्रिंगिंग के लिए नेसेसरी थे। रोमांटिक लव और जेलसी यूनिवर्सल फिनोमेना है। डिवीजन ऑफ लेबर काफी बड़ा था। मैन हंटिंग और वुमेन गैदरिंग करती थी। किम हिल्स के हिसाब से ये यूनिवर्सल फीचर्स हमेशा प्रेजेंट थे, पर मॉडर्न सोसाइटीज में ये म्यूटेड है। ह्यूमंस की एडेप्टेबिलिटी उनका एक यूनिक फीचर है। अलग अलग इन्वायरमेंट्स में ह्यूमन मेटिंग सिस्टम्स एडजस्ट करते हैं। पैसिफिक नॉर्थवेस्ट ट्राइब्स का अगर केस लें तो उसमें पॉलीगमी फंक्शनल थी क्योंकि सैल्मन फिशिंग इकोनॉमी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने देती थी। हंटर गैदरर सोसाइटीज जहां रिसोर्सेस लिमिटेड हैं वहां मोनोगेमी प्रिफर्ड होती है। ह्यूमंस का मेटिंग सिस्टम एक कॉम्बिनेशन है एडेप्टेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस का। हम पोलोगेमस भी हो सकते हैं और मोनोगेमस भी, और हमारा सिस्टम पेरेंटल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से ड्रिवन है। इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल डायनेमिक्स इंसान के कॉम्प्लेक्स मेटिंग स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं। चैप्टर 7 मोनोगमी एंड द नेचर ऑफ वुमेन। इंसान एक एडेप्टेबल स्पीसीज है। हमारे पूर्वजों के इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस आज भी काम करते हैं, चाहे मॉडर्न सोसाइटी कितनी ही एडवांस्ड क्यों न हो। प्लेस्टोसीन सवाना के समय जो इंस्टिंक्ट्स डेवलप हुए उनका असर आज भी हमारे अंदर दिखाई देता है। मेन पावर और कोलिशंस बनाने में इन्वेस्टेड हैं और गॉसिप लोगों के सोशल बिहेवियर को डिफाइन करता है। मेन का सेक्स ड्राइव और पॉलीगमी का इंक्लिनेशन इवोल्यूशनरी है। प्लेस्टोसीन पीरियड की सोसाइटीज में ओकेजनल पॉलीगमी कॉमन थी। एका पिग्मीज जैसे हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज में 15% मेन के पास एक से ज्यादा वाइफ्स होती थी, लेकिन हंटिंग और गैदरिंग में लक ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वजह से पॉलीगमी का स्कोप लिमिटेड था। सक्सेसफुल हंटर्स अपना एक्स्ट्रा मेट शेयर करते थे और ये रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म सोसाइटी के फाउंडेशन में था। वेल्थ एक्युमुलेशन के बिना इनइक्वालिटी लिमिटेड थी। एग्रीकल्चर ने पॉलीगमी के लिए नए रास्ते खोले। एक फार्मर सरप्लस फूड स्टोर कर सकता था और लेबर खरीद कर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता था। वेल्थ एक्युमुलेशन के साथ इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी और पॉलीगमी ज्यादा प्रेवलेंट हो गई। पेस्टोरल सोसाइटीज जैसे मुकोंगोडो मेन ऑफ केन्या ये ट्रेडिशनली पॉलीगमस हैं। रिच मेन जल्दी शादी करते हैं और ज्यादा वाइफ्स रखते हैं, जो उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाती है। जब सिविलाइजेशन शुरू हुई तो एम्परर्स ने हरेम्स बनाए जिनमें हजारों वुमेन होती थी। बेबीलोन, इजिप्ट, इंडिया, चीन, एज़टेक, मैक्सिको और इनका पेरू के एम्परर्स के हरेम्स जेनेटिक लेगेसी बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये हरेम्स सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं थे। फर्टिलिटी ट्रैकिंग, वेट नर्सिंग और क्लॉस्ट्रेशन जैसे प्रैक्टिसेस रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी के लिए थी। सोशल मैमल्स जैसे चिंपैंजीज और लायंस कोलिशंस बनाते हैं टू गेन पावर और सेक्सुअल एक्सेस। मेन भी अलायंसेस के थ्रू पावर गेन करते हैं। चिंपैंजीज टैक्टिकल अलायंसेस बनाते हैं और टर्कीज जैसे स्पीसीज में मेल्स अपने ब्रदर्स के साथ डिस्प्ले करते हैं। डॉल्फिन्स इवेंट टेम्परेरी अलायंसेस बनाकर फीमेल्स को मोनोपोलाइज करते हैं। मैटरली बताते हैं कि ह्यूमंस में स्ट्रेंथ से ज्यादा वेल्थ, कनिंग और पॉलिटिकल स्किल पावर डिसाइड करता है। एंशिएंट रूलर्स जैसे हमूरबाई और मोंटेजुमा ने वेल्थ और पावर का यूज जेनेटिक लेगेसी बढ़ाने के लिए किया। पॉलीगमी उनके जेनेटिक सक्सेस का कोर था। मिल्ड्रेड डिकीमैन और लॉरा बेट्जिग ने दिखाया कि
अर्ली सोसाइटीज में मेन पावर का यूज रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए करते थे। हाई स्टेटस मैन के हरेम्स बड़े होते थे और कल्चरल कस्टम्स जैसे डाउरीज और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करते थे। जॉन हार्टंग ने प्रूव किया कि पॉलीगमस सोसाइटीज में वेल्थ सन्स को इनहेरिट होती है क्योंकि सन्स ज्यादा डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इंपीरियल रोम में भी मोनोगेमस मैरिज और पॉलीगमस इनफिडिलिटी का कॉम्बिनेशन था। रोमन एम्परर्स जैसे अगस्टस और नेरो के हरेम्स और सेक्सुअल हैबिट्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए ऑप्टिमाइज थे। स्लेव वुमेन को कंक्यूबाइंस की तरह ट्रीट किया जाता था और इलिजिटिमेट चिल्ड्रन को वेल्थ और फ्रीडम मिलती थी जो उनके नोबल फादर्स के लीनिएज को प्रिजर्व करता था। मिडवल यूरोप में पॉलीगमी छुपी हुई थी लेकिन खत्म नहीं हुई। कैसल्स में सर्विंग मेड्स और गाइनोसियम्स हरेम की तरह काम करती थी। वेल्दी मैन के पास मल्टीपल कंक्यूबाइंस होती थी और सर्वेंट्स उनके बास्टर्ड्स को रेज करते थे। पुअर मैन के पास शादी और रिप्रोडक्शन का चांस बहुत कम था। यही पैटर्न मिडिवल क्रिस्टियनडोम में भी दिखा जहां पावर और रिप्रोडक्टिव सक्सेस का डायरेक्ट लिंक था। ह्यूमन सोसाइटीज में वेल्थ और पावर रिप्रोडक्टिव सक्सेस का जरिया नहीं है। पॉलीगमी और मोनोगमी दोनों ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इवॉल्व हुई हैं। हरेम्स, अलायंसेस और इकोनॉमिक सिस्टम सेक्सुअल सिलेक्शंस के टूल्स थे जो इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स का नतीजा है। सेक्स और रिप्रोडक्शन का कनेक्शन वेल्थ और पावर के साथ है और इसी वजह से वायलेंस भी इंसान के बिहेवियर का एक हिस्सा बन गई। अर्ली चर्च ने सेक्सुअल कंपटीशन को मर्डर और अनरेस्ट का एक बड़ा कारण माना। क्रिस्टियनडम में सेक्स और सिन का संबंध इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि सेक्सुअल राइवलरी अक्सर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। 1790 में एचएमएस बाउंटी के म्यूटिनर्स पिटकेन आइलैंड पर बस गए। 15 मेन और 13 वुमेन के इम्बैलेंस के साथ उन्होंने अपनी लाइफ शुरू की। 18 साल बाद वहां एक ही आदमी बचा, बाकी या तो मर गए या मार दिए गए। ये सब सेक्सुअल कंपटीशन का कारण हुआ। बाकी सर्वाइवर ने मोनोगमी को अपना लिया और क्रिश्चियन वैल्यूज प्रिस्क्राइब की। पिटकेन सोसाइटी मोनोगेमस बन गई और वायलेंस काफी कम हो गया। मोनोगमी जब लॉ, रिलीजन या सोशल सैंक्शन से एनफोर्स होती है तब ये वायलेंस को कम करती है। टेसिटस के अकॉर्डिंग जर्मेनिक ट्राइब्स मोनोगेमस होने की वजह से रोमन एम्परर्स के लिए टफ ओपोनेंट बने। उनका अग्रेशन एक्सटर्नल था और इंटरनल राइवलरी लिमिटेड थी। बोर्नियो के इबान ट्राइब में मोनोगमी ने उन्हें ट्राइबल वॉर्स में सुपीरियर बनाया क्योंकि उनके वॉरियर्स मोटिवेटेड होते थे फॉरेन फीमेल्स स्लेव्स के लिए। एप्स, स्पेशली चिंपैंजीज के बिहेवियर में इंटरग्रुप वायलेंस दिखता है। मेल चिम्स एनिमी मेल्स को मारकर टेरिटरी और फीमेल्स को कैप्चर करते हैं। सिमिलर पैटर्न्स इंसानों में भी देखे गए हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेपोलियन चेगन ने यानुमामो ट्राइब में देखा कि वॉर्स का प्राइमरी रीजन वुमेन का एब्डक्शन और जेलसी है, रिसोर्सेस नहीं। जो मेन दूसरे मेन को मारते हैं उनका सोशल स्टेटस और वाइव्स का नंबर ज्यादा होता है। यानुमामो में इंटरनल वायलेंस भी एडल्टरी और जेलसी से होती है। उनका कल्चर क्रोनिक मर्डर और रिवेंज बेस्ड जस्टिस पर डिपेंड करता है। ये शो करता है कि सोसाइटीज जहां एक्सटर्नल लॉ नहीं होता वहां सेक्स और वुमेन के लिए वायलेंस एक नॉर्मल पैटर्न बन जाता है। प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में वॉर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज थी। कैप्चर्ड वुमेन को सेक्सुअल पार्टनर्स बनाया जाता था। मॉडर्न वॉर्स में भी रेप एक स्ट्रेटेजी और रिवॉर्ड के रूप में यूज होता है। 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मास रेप किया और 1990s के बोस्नियन वॉर में ऑर्गेनाइज्ड रेप कैंप्स का पता चला। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि वायलेंस और सेक्स का लिंक कितना पुराना और परसिस्टेंट है। इंसानी मेल्स का नेचर पॉलीगमी के अपॉर्चुनिटीज लेना और वेल्थ, पावर और वायलेंस का यूज सेक्सुअल कंपटीशन में करना है। लेकिन मॉडर्न एथिक्स मोनोगमी, फिडेलिटी और इक्वेलिटी को प्रमोट करते हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज में पॉलीगमी का डोमिनेंस डेमोक्रेसी के आने के बाद खत्म होने लगा। पॉलिटिकल पावर अब सेक्सुअल पावर का टिकट नहीं रहा, जैसे 1988 में गैरी हार्ट का स्कैंडल दिखाता है।
मैट रिडले लिखते हैं कि डेस्पोटिक सिविलाइजेशंस में पॉलीगमी नॉर्मल थी, लेकिन डेमोक्रेसी और वुमेन्स राइट्स ने पावर के मिसयूज को लिमिट किया। आज के ज़माने में मेन के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, एक लॉयल वाइफ और शायद एक यंगर मिस्ट्रेस। पॉलीगमस डिस्पोटिज्म अब रेयर है और सोसाइटीज मोनोगमी की तरफ वापस आई है। एग्रीकल्चर और डिस्पोटिक सोसाइटीज में वुमेन का रोल सप्रेस किया गया, लेकिन प्री एग्रीकल्चर और मॉडर्न डेमोक्रेसीज में फीमेल प्रेफरेंसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। जो चीज़ सरप्राइजिंग है वो है कि मोनोगेमस मैरिज का जो सर्वाइवल है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पॉलीगमी के बावजूद मोनोगेमस मैरिजेस एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनी रही। ये यूनिकली ह्यूमन है। मोनोगमी के इवोल्यूशन को समझने के लिए फीमेल स्ट्रेटजीज पर नजर डालनी होगी। पहली नजर में लगता है कि ह्यूमंस का मोनोगमी सिस्टम उनके एप कजन से अलग है, पर यह बिहेवियर बर्ड्स के सिस्टम्स के नजदीक है। वुमेन ज्यादातर मोनोगेमस मैरिज को प्रिफर करती हैं। उनका फोकस एक लॉयल पार्टनर ढूंढने और उसके साथ बच्चे पालने में होता है। इवन पोलोगेमस सोसाइटीज में भी ज्यादातर वुमेन एक ही पार्टनर चाहती हैं। पैराडॉक्सिकली वुमेन कभी कभी अनफेथफुल भी होती हैं। इसका बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है। एक हाइपोथेसिस कहती है कि वुमेन अपने पार्टनर का पेरेंटल केयर रखती है, लेकिन जीन्स के लिए कभी कभी एक बेटर मेल ढूंढ लेती हैं। रॉजर शॉर्ट ने नोटिस किया कि चिंपैंजीज के टेस्टिकल्स काफी बड़े हैं, जबकि गोरिल्लास के छोटे। चिंपैंजीज में मेल्स को ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस करना होता है क्योंकि उनकी फीमेल्स मल्टीपल मेल्स के साथ मेट करती हैं। गोरिल्लास के केस में एक मेल को अपनी हरेम में मोनोपोली होती है, इसलिए स्पर्म कंपटीशन की जरूरत कम है। ह्यूमंस के टेस्टिकल्स चिंपैंजीज से छोटे और गोरिल्लास से बड़े हैं। ये इस बात का इंडिकेटर है कि ह्यूमंस में फीमेल्स लिमिटेड प्रोमिस्क्यूटी करती हैं, लेकिन स्पर्म कंपटीशन का कुछ एविडेंस ह्यूमंस में भी मिलता है। बर्ड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन मेटिंग सिस्टम से मिलता है। बर्ड्स में मेल्स मोनोगेमस होते हैं, पर फिर भी एडल्टरी प्रेवलेंट होती है। जैसे इंडिगो बंटिंग्स में 40% चिक्स उनके सपोजिड फादर्स के नहीं होते। एंडर्स मोलर और टिम बर्कहेड की स्टडीज दिखाती हैं कि बर्ड्स जो कॉलोनीज में रहती हैं उनमें एडल्टरी काफ़ी कॉमन है। कॉलोनियल बर्ड्स जैसे स्वेलोज और स्पैरोज में मेल्स के टेस्टिकल्स बड़े होते हैं। इसका रीज़न है कि फीमेल्स एडल्टरी करने के ज़्यादा चांसेस रखती हैं। बॉल हैमिल्टन कहते हैं कि बर्ड्स में मेल्स के गॉडी कलर्स और मेलोडियस सॉन्ग्स का पर्पस सिर्फ वाइफ्स ढूंढना नहीं है। गॉडी मेल्स दूसरे फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन में होते हैं। ये एडल्टरी का एक इवोल्यूशनरी एंगल हो सकता है। ह्यूमंस के लिए एडल्टरी एक इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी हो सकती है। वुमेन अपने प्राइमरी पार्टनर का सपोर्ट रखती हैं, लेकिन कभी कभी बेटर जेनेटिक मटेरियल के लिए एक सेकेंडरी पार्टनर ढूंढती हैं। ये कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर ह्यूमन मेटिंग सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। बर्ड्स के एडल्टरी बिहेवियर पर की गई स्टडीज ने एक एमा बोवरी स्ट्रेटजीज प्रपोज की। फीमेल्स जेनेटिक और पेरेंटल एडवांटेज दोनों लेने की कोशिश करती हैं। एक मेडियोकर बट हार्ड वर्किंग हस्बैंड को चूज करना और फिर एक सुपीरियर जेनेटिक नेबर से अफेयर करना, ये उनके रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्वेलोज के केस में फीमेल्स जनरली ज्यादा डोमिनेंट, ओल्डर और ऑर्नामेंटल मेल्स को लवर्स के रूप में प्रेफर करती हैं। ये मेल्स उनके हस्बैंड से सुपीरियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियली लेंदेंड टेल्स वाले मेल्स ने मेट्स जल्दी एक्वायर किए और उन्होंने ज़्यादा एडल्टरी की चांसेस दिखाई। फीमेल्स के लिए टैक्टिक्स बेटर ऑफस्प्रिंग इंश्योर करने के लिए होती है। रॉबिन बेकर और मार्क बेलिस की स्टडीज ने एक और अच्छा एस्पेक्ट हाईलाइट किया, फीमेल ऑर्गेज्म का स्पर्म रिटेंशन पर इफेक्ट। वुमेन का ऑर्गेज्म स्पर्म रिटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है और ये रिटेंशन लवर के साथ ज्यादा होता है कंपेयर टू हस्बैंड के साथ। वुमेन का अनफेथफुल होना ज्यादातर उनके फर्टाइल फेजेस में होता है, जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि वुमेन अपनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कॉन्शियसली नहीं पर अनकॉन्शियसली कंट्रोल करती हैं। इनफिडेलिटी के बावजूद वुमेन जेनेटिक और पेरेंटल सपोर्ट दोनों ले लेती हैं। मेल रिस्पॉन्स भी इवोल्यूशनरी है। स्टडीज में ये पाया गया कि अगर मेल्स को लगता है कि उनकी पार्टनर ने दूसरे मेल के साथ टाइम बिताया है तो
उनका स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये सबकॉन्शियस मैकेनिज्म स्पर्म कंपटीशन का एक फॉर्म हो सकता है, लेकिन इस रेड क्वीन गेम में फीमेल्स ज्यादा एडवांटेज में है। अगर मेल ऑर्गेज्म अब्सेंस को इनफिडिलिटी का इंडिकेटर समझने लगे तो फीमेल्स उससे फेक ऑर्गेज्म से कंफ्यूज कर सकती हैं। मेल बर्ड्स का बिहेवियर इनफिडिलिटी के फियर से मोटिवेटेड लगता है। रिडली कहते हैं कि मेट गार्डिंग एक कॉमन स्ट्रेटजी है जहां मेल्स फर्टिलिटी पीरियड में अपनी मेट्स पर नजर रखते हैं। अगर गार्डिंग न हो पाए तो फ्रीक्वेंट कॉपुलेशन एक और स्ट्रेटजी है जिसमें स्पर्म कंपटीशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है। ह्यूमंस के केस में भी एडल्टरी का पोटेंशियल इवोल्यूशनरी इंपैक्ट दिखाई देता है। हंटर गैदरर सोसाइटीज में एडल्टरी एक कॉमन फिनोमिना थी और मेल्स ने गॉसिप और इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग के जरिए अपनी मेट्स पर नजर रखी। वुमेन में कंसील्ड ओवुलेशन एक यूनिक फीचर है जो उन्हें अपनी फर्टिलिटी को सीक्रेट रखने का एडवांटेज देता है। यह मैकेनिज्म मेल्स को फ्रीक्वेंट कोऑपुलेशन के लिए मोटिवेट करता है, इंश्योरिंग पैटर्निटी सर्टेनिटी। लेकिन कंसील्ड ओवुलेशन वुमेन को एडल्टरी गेम को भी आसान बनाता है क्योंकि मेल्स को फर्टिलिटी विंडो का पता नहीं चलता। वुमेन के कंसील्ड ओवुलेशन का एक और एंगल है एक इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। कंसील्ड ओवुलेशन फिडिलिटी और एडल्टरी दोनों के लिए फायदेमंद है। ये एक कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस मैक्सिमाइज करती हैं, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ मेल सर्टेनिटी। ये डायनेमिक्स दिखाते हैं कि ह्यूमन मेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन काफी लेयर्ड और कॉम्पिटिटिव रहा है। वुमेन और मेन के स्ट्रेटजीज एक रेड क्वीन गेम का हिस्सा है जिसमें दोनों सेक्सेस अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए एडेप्ट कर रही हैं। बर्ड्स के मेटिंग पार्टनर्स और कंपटीशन ने एडल्टरी और पॉलीगमी के इवोल्यूशन के एस्पेक्ट्स को समझने में काफी हेल्प किया है। रेड विंग्ड ब्लैक बर्ड्स जो कनाडा के मार्शेस में रहती हैं, ये पॉलीगमस होती हैं, लेकिन ये मेल्स सिर्फ अपनी हरेम्स तक सीमित नहीं होते बल्कि अपने नेबर्स के टेरिटरीज में भी एडल्टरी करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो फीमेल्स एडल्टरी में शामिल होती हैं वो उन मेल्स की एक्स्ट्रा वाइफ्स क्यों नहीं बन जाती। फिनिश टेंगबलम्स आउल के केस में जब फूड यानी माइस अबंडेंट होता है तो कुछ मेल्स एक साथ दो मेट्स के साथ टेरिटरीज शेयर करते हैं, लेकिन जो फीमेल्स पॉलीगमस मेल्स को चूज करती हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स नोटिसेबली कम होते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये मेल्स कोर्टशिप के दौरान अपने फूड कैचिंग एबिलिटीज को एग्जेजरेट करके फीमेल्स को मिसलीड करते हैं। पाइड फ्लाई कैचर्स की स्टडी और भी कॉम्प्लेक्स है। ये बर्ड्स अपने पॉलीगमी को अलग टेरिटरीज में डिवाइड करती हैं। फीमेल्स चाहे मिस्ट्रेस हो या वाइफ, दोनों मेल्स के डिसीटफुल बिहेवियर का शिकार बनती हैं। मिस्ट्रेस कभी कभी वाइफ के हैरेसमेंट का भी सामना करती है, जबकि वाइफ अपने मेट का ध्यान और सपोर्ट स्प्लिट होने पर सफर करती है। जोसेफ विएगा का स्पैरोज पर एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट मैड्रिड के स्पैरो कॉलोनी में हुआ। उन्होंने ये प्रूव किया कि फीमेल्स चाहे बाइगेमस मैरिज में हो या मोनोगेमस अपने यंग को रियरिंग में काफ़ी मेहनत करती हैं और काफ़ी केसेस में मेल्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पॉलीगमी फिर भी रेयर है। क्यों? क्योंकि सीनियर वाइफ्स अपने हस्बैंड्स की सेकेंड फियांसेस को चेस कर लेती हैं और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। ह्यूमंस में भी स्पैरोज जैसे ट्रेट्स दिखते हैं। वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के रिसोर्सेस को शेयर करने का आइडिया पसंद नहीं करती, जो पॉलीगमी को लिमिट करता है, लेकिन ये एडल्टरी को नहीं रोकता। एडल्टरी हाई रैंकिंग मेल्स और फीमेल्स के बीच कॉमन है और मेल्स अपने मेट्स को गार्ड करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमंस में फ्रीक्वेंट कॉपुलेशन और मेट गार्डिंग दोनों का इवोल्यूशनरी रोल होता है। एडल्टरी का ये पैटर्न इवोल्यूशनरी है। मेन अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करते हैं और वुमेन अपने जेनेटिक और पेरेंटल सपोर्ट को बैलेंस करती हैं। ये डायनामिक्स स्पैरोज और ह्यूमंस दोनों में दिखते हैं। जेलसी या ककल्डरी पेरोनिया ये डीपली इनग्रेन्ड है। इसका इवोल्यूशनरी रीजन ये है कि मेल्स अपने जेनेटिक इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एंशिएंट सोसाइटीज में वेल्स, पर्दा और इवन फीमेल सर्कमसीजन जैसे प्रैक्टिसेस ये वाइफ्स को इनफिडिलिटी के कंट्रोल करने के लिए थे।
स्टडीज शो करती हैं कि जेलसी एक यूनिवर्सल ट्रेट है और ये सेक्सुअल प्रोप्राइटरी क्लेम का पार्ट है। विल्सन और डेली का कहना है कि जेलसी और लव दोनों इवोल्यूशनरी इमोशंस हैं। जेलसी इनफिडेलिटी को प्रिवेंट करने के लिए इवॉल्व हुआ है। मेल जेलसी एज कंपेयर टू फीमेल जेलसी ज्यादा सीवियर होती है क्योंकि मेल्स को जेनेटिक ककल्ड्री का रिस्क होता है। हिस्टोरिकली वाइफ्स के एडल्टरी पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होती थी, जबकि हस्बैंड्स के इनफिडेलिटी को लाइटली लिया जाता था। मैट रिडली कहते हैं कि इनहेरिटेंस और वेल्थ ट्रांसफर ह्यूमन मेटिंग सिस्टम्स में एक और कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते हैं। फ्यूडल और मिडिवल सोसाइटीज में मेन अपने सन्स को ज्यादा वेल्थ देते थे क्योंकि सन्स रिप्रोडक्टिव और पॉलिटिकल पावर को कैरी फॉरवर्ड करते थे। वुमेन इनहेरिटेंस में डिसएडवांटेज्ड होती थी, एक्सेप्ट रॉयल फैमिलीज जहां हायरसेस के स्ट्रेटेजिक मैरिजेस ने पॉलिटिकल अलायंसेस को बनाई। मिडवल यूरोप में एडल्टरी और स्ट्रेटेजिक मैरिजेस एक ही गोल सर्व करते थे, स्टेटस और वेल्थ का कंसंट्रेशन। किंग्स और चर्च के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स का एक कॉज इनहेरिटेंस रूल्स और मैरिज लॉज था। चर्च के रेस्ट्रिक्शंस जैसे वाइड डिफिनीशंस ऑफ इंसेस्ट और डाइवोर्स बैन्स वेल्थ और इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस करने के तरीके थे। हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज वेल्थ कंसेंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंसेस्टुअस मैरिजेस को रेगुलेट करती थी, लेकिन रूलर्स अपने लिए एक्सेप्शंस रखते थे। थॉर्नहिल के स्टडीज के मुताबिक इंसेस्ट प्रोहिबिशंस का कनेक्शन जेनेटिक हेल्थ से नहीं बल्कि वेल्थ और पावर कंट्रोल से है। इससे रूलर्स अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस को मेंटेन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स दिखाते हैं कि ह्यूमन मेटिंग सिस्टम्स का इवोल्यूशन काफी लेयर्ड और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स और रिसोर्सेस के डीपली लिंक्ड है। एडल्टरी और जेलसी के पैटर्न्स ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि जेनेटिक और पेरेंटल इंटरेस्ट का बैलेंस इवोल्यूशनरी कॉन्फ्लिक्ट्स में इंपॉर्टेंट रहा है। डार्विनियन हिस्ट्री साइंस को मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस से रिडिक्यूल मिला है। हिस्टोरियंस के लिए वेल्थ कंसंट्रेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन डार्विनियन व्यू इसे रिप्रोडक्टिव सक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में समझाता है। नेचुरल सिलेक्शन के लिए वेल्थ और पावर सिर्फ एक करेंसी है जो जेनेटिक प्रोपेगेशन में काम आती है। ह्यूमंस के लिए ये चीज़ें आज बेबीज में ट्रांसलेट ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव गलत है। मैट रिडली कहते हैं कि आज के समय में लोग पावर, सिक्योरिटी या हैप्पीनेस के लिए स्ट्राइव करते हैं, न कि डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि पास्ट में ये फैक्टर्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए ज़रूरी थे। आज भी सक्सेसफुल और हेल्दी मेल्स का ज़्यादा रीमैरिज और पार्टनर्स के साथ संबंध होता है, जो रिप्रोडक्टिव एज देने की पोटेंशियल रखता है, इवन कॉन्ट्रासेप्शंस के साथ। वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लो बर्थ रेट का इवोल्यूशनरी लॉजिक भी है। विलियम आयरन्स का मानना है कि ह्यूमंस हमेशा अपने बच्चों को अच्छा स्टार्ट देना चाहते हैं, क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी प्रीफर करते हैं। जब एजुकेशन और अपब्रिंगिंग कॉस्टली हो गई तो लोगों ने अपने फैमिली साइजेस एडजस्ट कर लिए। थाई लोग भी कम बच्चे इस वजह से प्रीफर करते हैं ताकि उन्हें बेटर एजुकेशन और लाइफ मिले। ह्यूमंस की मॉडर्न माइंडसेट हंटर गैदरर लॉजिक से डीपली कनेक्टेड है। एक मेल का सबकॉन्शियस गोल है पावर और वेल्थ एक्यूमुलेट करना और उन्हें वुमेन के थ्रू जेनेटिक सक्सेस में इन्वेस्ट करना। एक हंटर किसी अट्रैक्टिव वुमेन को प्राइज्ड फिश के टुकड़े से ल्यूर करता है। आज एक पॉप स्टार अपने लग्जरी कार में एक मॉडल को इम्प्रेस करता है। ये इवोल्यूशनरी कंसिस्टेंट बिहेवियर है, चाहे मीडियम फिश हो या मर्सिडीज। वहीं वुमेन के लिए हंटर गैदरर कैलकुलेटर ये सजेस्ट करता है कि एक प्रोवाइडर हस्बैंड ढूंढिए जो रिसोर्सेस और केयर प्रोवाइड करे, और एक लवर जो सुपीरियर जीन्स दे। अगर दोनों क्वालिटीज एक ही मेल में मिल जाए तो वो आइडियल सिचुएशन है। लेकिन हिस्ट्री में ये कैलकुलेशन एक वुमेन को एक अच्छे हंटर से शादी और दूसरे सुपीरियर हंटर के साथ अफेयर करने पर मोटिवेट करता था। मैट रिडली कहते हैं कि डार्विनियन पर्सपेक्टिव में वेल्थ और पावर एक टूल है जो जेनेटिक एटर्निटी के लिए यूज होता है। यही टूल हिस्ट्री के हर पीरियड में अलग फॉर्म्स में दिखाई दिया है।
प्लाउज, कैसल्स, बीट्स या लग्जरी कार्स। ये डायनामिक्स मेल और फीमेल दोनों के इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज के सेंटर में है। इस एनालिसिस को सिनिकल कहा जा सकता है, लेकिन हिस्ट्री के ट्रेडिशनल अकाउंट्स भी इंसान के बिहेवियर के बारे में इससे ज़्यादा होपफुल नहीं होते। डार्विनियन हिस्ट्री ह्यूमन एम्बिशंस और बिहेवियर्स को इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझने की कोशिश करती है, और इसी वजह से ये यूनिक और इंसाइटफुल है। चैप्टर 8, सेक्सिंग द माइंड। इंसान की सोच और जेंडर के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर करना एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। पाइन वूल और मिडो वूल जैसे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हमें इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस समझने का एक तरीका देते हैं। मैट रिडली कहते हैं कि पाइन वूल मोनोगमस होते हैं और मेल और फीमेल के ब्रेन्स साइज और फंक्शनैलिटी में सिमिलर होते हैं। मिडो वूल जो पॉलीगमस होते हैं, उनमें मेल्स का हिपोकैम्पस बड़ा होता है जो उन्हें बेटर स्पेशियल स्किल्स देता है। इंसान के स्पेशियल स्किल्स में भी जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि मेन स्पेशियल टास्क जैसे मैप्स रीड करना और ऑब्जेक्ट रोटेशन में ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, जबकि वुमेन लोकेशन मेमोरी और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में बेटर होती हैं। ये डिफरेंसेस एक इवोल्यूशनरी पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां मेन हंटिंग के लिए बेटर स्पेशियल नेविगेशन सीखते थे और वुमेन गैदरिंग के लिए लोकेशन डिटेल्स रिटेन करती थी। मेन और वुमेन के बॉडीज और माइंड्स इवोल्यूशन के प्रेशर की वजह से अलग हैं। मेन का फोकस हायरार्की में ऊपर बढ़ने, फाइटिंग और रिसोर्सेस कलेक्ट करने पर था। वुमेन का फोकस चाइल्ड रियरिंग और प्रेडिक्टेबल रिसोर्सेस गैदर करने पर था। इन प्रेशर्स ने इंसान के मेंटल ट्रेट्स को भी शेप किया। स्टडीज दिखाती हैं कि वुमेन वर्बल टास्क्स में ज़्यादा अच्छी होती हैं, जबकि मेन मैथमेटिकल और अग्रेसिव टास्क्स में बेटर होते हैं। स्पेशल स्किल्स में भी मेन और वुमेन के स्ट्रेंथ्स अलग हैं। ये डिफरेंसेस चाइल्डहुड में ही मर्ज होते हैं, जब बॉयज़ और गर्ल्स के प्रेफरेंसेस शेप होने लगते हैं। काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये डिफरेंसेस सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट है, लेकिन ये भी माना गया है कि जेनेटिक्स और कंडीशनिंग साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉयज़ अग्रेसिव गेम्स पसंद करते हैं और गर्ल्स नर्चरिंग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेती हैं। ये प्रेफरेंसेस कल्चर और बायोलॉजी का एक मिक्स है। ब्रेन डिफरेंसेस का एक मेजर फैक्टर टेस्टोस्टेरोन है। ये हार्मोन मेल ब्रेन्स को स्पेशियल और एग्रेसिव टास्क में स्पेशलाइज करता है। फीमेल ब्रेन्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का इन्फ्लुएंस कम होता है, ये सोशल और नर्चरिंग स्किल्स में बेटर होती हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स और टाइमिंग का ब्रेन डेवलपमेंट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। सोशल बिहेवियर्स और प्रेफरेंसेस के बीच एक बैलेंस है। कंडीशनिंग जेनेटिक्स को एम्पलीफाई कर सकती है, लेकिन कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस, मेन और वुमेन के कैरियर प्रेफरेंसेस और कम्युनिकेशन स्टाइल्स का मिक्स नर्चर और नेचर का रिफ्लेक्शन है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें समझने में मदद करती है कि मेन और वुमेन के माइंड्स का डेवलपमेंट उनके हिस्टोरिकल रोल्स से कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ। जेंडर बेस्ड मेंटल डिफरेंसेस को समझना ज़रूरी है, ताकि एजुकेशन और सोसाइटी में इन डिफरेंसेस का पॉजिटिव यूज़ किया जा सके। ये अंडरस्टैंडिंग बायसेस को रिड्यूस कर सकती है और डाइवर्स टैलेंट्स को बेटर यूटिलाइजेशन इंश्योर करती है। मैट रिडली ज़ेब्रा फिंच का एग्जाम्पल देते हैं। ज़ेब्रा फिंच के एग्जाम्पल से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बॉडी पर नहीं, दिमाग पर भी असर करता है। इंसानों में भी यही पैटर्न देखा गया है। टर्नर सिंड्रोम वाली वुमेन में टेस्टोस्टेरोन की कमी उन्हें ज़्यादा फेमिनिन बनाती है। दूसरी तरफ एडर्नोजेनिटल सिंड्रोम वाली गर्ल्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा टॉम बॉयश होती हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के दिमाग का डेवलपमेंट इन हार्मोन्स के लेवल्स के से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। पहले टेस्टोस्टेरोन का बर्स्ट वुमेन में होता है, जो एक मेल बेबी के दिमाग को शेप देता है। ये उन्हें चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाता है, लोगों में नहीं। गर्ल्स का बिहेवियर अपोजिट होता है। बच्चे के टॉयज की चॉइसेस में ये डिफरेंसेस नेचुरली दिखते हैं। बॉयज़ ट्रैक्टर पसंद करते हैं और गर्ल्स डॉल्स। पेरेंट्स ये नहीं सिखाते, बस
उन्हें प्रेफरेंसेस को रीइंफोर्स करने देते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल्स के बिहेवियर में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बॉयज़ ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं जबकि गर्ल्स वर्बल लर्निंग में बेटर होते हैं। बॉयज़ मैथमेटिकल और स्पेशल टास्क में आगे होते हैं। ये डिफरेंसेस सिर्फ कल्चरल नहीं, हार्मोनल और जेनेटिक भी है। गर्ल्स का ब्रेन ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होता है जबकि बॉयज़ का स्पेशलाइज्ड। प्यूबर्टी के वक्त टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉयज़ में ड्रामेटिकली बढ़ता है। ये उन्हें फिजिकली और मेंटली एक एडल्ट मेल में ट्रांसफॉर्म करता है। इस वक्त उनका दिमाग उनकी चाइल्डहुड की हार्मोनल प्रोग्रामिंग को फर्दर डेवलप करता है। प्यूबर्टी का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि ये जेंडर रोल्स को और रीइंफोर्स करता है। इजराइल के किबुट्जिम में जेंडर रोल्स को इरेज करने की कोशिश हुई थी। हर इंसान को सेम टास्क और रोल्स देने की कोशिश हुई, लेकिन 3 जनरेशन्स के बाद लोग अपने नेचुरल प्रेफरेंसेस की तरफ लौट आए। वुमेन ने नर्चरिंग और टीचिंग्स के रोल को लिया जबकि मेन ने पॉलिटिक्स और फाइनेंस हैंडल किया। ये दिखाता है कि सेक्स रोल सिर्फ कंडीशनिंग नहीं बल्कि इन्नेट नेचर से भी अफेक्टेड होते हैं। लिबरेटेड सोसाइटीज में भी वुमेन और मेन के कैरियर चॉइसेस अलग होते हैं। वुमेन नर्चरिंग और कोऑपरेटिव जॉब्स पसंद करती हैं जबकि मेन मैकेनिकल और कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में एक्सेल करते हैं। ये सोशल प्रेजुडिस से ज़्यादा पर्सनल प्रेफरेंसेस का नतीजा लगता है। फेमिनिज्म का एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैट रिडली कहते हैं कि एक तरफ फेमिनिस्ट कहती हैं कि मेन और वुमेन सब जॉब्स के लिए इक्वली कैपेबल हैं, और दूसरी तरफ वो मानते हैं कि अगर वुमेन जॉब्स करें तो वो अलग तरीके से करें। फेमिनिज्म का ये स्टैंस इम्प्लिसिट सेक्सिज्म है क्योंकि ये मान लेता है कि मेन और वुमेन का नेचर अलग है। फेमिनिस्ट कहते हैं कि अगर वुमेन दुनिया चलाएं तो वॉर्स खत्म हो जाएंगी और कोऑपरेशन बढ़ेगा। ये डायरेक्टली ये बात मंजूर करता है कि वुमेन के पर्सनैलिटीज मेन से अलग हैं। अगर ये सच है तो ज़रूरी नहीं कि वुमेन हर जॉब में मेन के जितनी अच्छी हों या उससे बेहतर हों। डिफरेंसेस तभी रेलेवेंट हो सकते हैं जब कन्वीनियंस हो। ये लॉजिक फेमिनिज्म को वीकेन करता है। मैट रिडली कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस सिर्फ सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट है, लेकिन अगर सोशल प्रेशर इतना ही पावरफुल है तो किसी भी इंसान की असली नेचर इररिलेवेंट हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि एक इंसान का बिहेवियर उसके बैकग्राउंड और उसके नेचर दोनों का रिजल्ट होता है। इसी तरह जेंडर डिफरेंसेस भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पॉलिटिक्स में वुमेन का लेस पार्टिसिपेशन सिर्फ कंडीशनिंग का रिजल्ट नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स स्टेटस सीकिंग एम्बिशन के बारे में है जो कई वुमेन नेचुरली अवॉइड करती हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज वुमेन को पॉलिटिक्स में इनकरेज करती है, फिर भी पार्टिसिपेशन कम है। ये दिखाता है कि वुमेन के चॉइसेस उनके नेचर से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इवोल्यूशन के हिसाब से मेन और वुमेन के रोल्स अलग थे। मेन हंटेड, वुमेन गैदरर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन का प्लेस सिर्फ घर में है और मेन का काम सिर्फ अर्न करना है। मैट रिडली कहते हैं कि फैक्ट्री और ऑफिस का कॉन्सेप्ट दोनों जेंडर्स के लिए फॉरेन है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे प्लाऊ का इन्वेंशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जेंडर रोल्स को शेप किया, लेकिन अब सर्विस इंडस्ट्रीज इन्हें रिवर्स कर रही हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये सजेस्ट करती है कि कुछ प्रोफेशंस जेंडर स्पेसिफिक हो सकती हैं, जैसे मेन बिग गेम हंटर्स या मैकेनिक्स होने में नेचुरली बेटर हो सकते हैं, और वुमेन नर्चरिंग प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर और नैनीज में एक्सेल कर सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी जेंडर को स्पेसिफिक कैरियर्स तक लिमिट किया जाए। इवोल्यूशनरी थिंकिंग ये जस्टिफाई करती है कि वुमेन को प्रोफेशंस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। हिस्टोरिकली मेन ने हायरार्कीज में क्लाइम किया क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस इससे जुड़ी थी। वुमेन के लिए ये ज़रूरी नहीं था। इसका मतलब है कि वुमेन नेचुरली पॉलिटिकल लैडर्स क्लाइम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो करें तो वो काफ़ी कैपेबल हो सकती हैं। मैट रिडली कहते हैं कि डेटा ये सपोर्ट करता है कि वुमेन एवरेज में लीडरशिप में बेटर होती हैं। वुमेन के इंट्यूटिव डिसीजंस और लैक ऑफ सेल्फ वर्शिप उन्हें बेटर लीडर्स बनाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन कनिंग एम्बिशन को रिवॉर्ड करती हैं जो मेन में ज़्यादा होता है।
प्रमोशन में वुमेन को बायस करना एक नेचुरल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए सही है। चूजी मैन। मैट रिडली कहते हैं कि एक अजीब पैराडॉक्स है। मेन अपने नेचर और फैंटेसीज में ज्यादा प्रॉमिस्कुअस होते हैं, लेकिन वो वुमेन के लुक्स के मामले में काफी चूजी होते हैं। ये देखा गया है कि एक स्पोर्ट्स कार और हाई स्टेटस एक एवरेज लुकिंग मैन को वुमेन के लिए अट्रैक्टिव बना सकती है, लेकिन एक रिच वुमेन के लिए अट्रैक्टिव होने के लिए गुड लुक्स जरूरी होते हैं। मेल एनिमल्स जैसे गोरिल्लाज या सेज ग्राउस अपीयरेंस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एंशिएंट पॉलीगेमस डिस्पॉट्स भी हमेशा यंग और ब्यूटीफुल हरेम्स प्रीफर करते थे। ये बताता है कि मेन का चूजी होना एक इवोल्यूशनरी लेगेसी है। एनिमल किंगडम में चूजीनेस काफी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। एक मेल ग्राउस जो सिर्फ स्पर्म इन्वेस्ट करता है किसी भी फीमेल के साथ मेट कर लेगा, लेकिन एक मेल एल्बाट्रॉस जो अपने यंग के अपब्रिंगिंग में कंट्रीब्यूट करता है वो बेस्ट फीमेल को चूज करता है। इंसान में भी ये पैटर्न दिखता है। मेन का सिलेक्टिव होना उनकी मोनोगैमस और पेयर बॉन्डिंग नेचर को दिखाता है। मेन के लिए यंग और फर्टाइल वुमेन का प्रेफरेंस ये दिखाता है कि वुमेन पेयर्स बॉन्ड्स शायद लाइफ टाइम तक चलते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलेन फिशर कहती हैं कि मैरिज का एक नेचुरल टर्म होता है जो डाइवोर्स रेट्स के 4 ईयर पीक से दिखाई देता है, लेकिन मेन का यंगर वुमेन को प्रीफर करना और उनका अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में कंट्रीब्यूट करते रहना लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स के एविडेंस देते हैं। एक वुमेन जो हर 4 साल बाद हस्बैंड बदलती है वो न सिर्फ ओल्डर होती है बल्कि स्टेप चिल्ड्रन के साथ लेस अट्रैक्टिव भी हो जाती है। पर्सनल एड से ये क्लियर होता है कि मेन यंगर वाइफ प्रीफर करते हैं जबकि वुमेन ओल्डर हस्बैंड्स ढूंढती हैं। डेविड बुश के ग्लोबल सर्वे में ये देखा गया कि मेन 25 के आसपास की वुमेन को प्रीफर करते हैं। ये फर्टाइल एज होती है जो इवोल्यूशनरी टर्म्स में सेंसिबल है। येनोमामो ट्राइब के मेन प्यूबर्टी और फर्स्ट चाइल्ड के बीच की लड़कियों को प्रीफर करते हैं। ये यूनिवर्सल प्रेफरेंस दिखाता है। सेक्सुअल डिफरेंसेस और रेशियल डिफरेंसेस को कभी कभी एक ही चीज माना जाता है, लेकिन मैट रिडली कहते हैं कि ये गलत है। मेन और वुमेन के बीच का डिफरेंस इवोल्यूशन के कारण सिग्निफिकेंट है, लेकिन डिफरेंट रेसेस के मेन का नेचर काफी सिमिलर होता है। इवोल्यूशनरी प्रेशर्स जैसे कंपटीशन और मीटिंग सब रेसेस के लिए सेम है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि वेस्टर्न अर्बन मैन और एक ट्राइबल बुशमैन का नेचर अलग है, लेकिन डार्विनिज्म ये कहता है कि ह्यूमैनिटी के फंडामेंटल ट्रेड्स यूनिवर्सल हैं। मेन हर जगह कम्पीट और हंट करते हैं और वुमेन नर्चरिंग रोल्स प्रीफर करती हैं। एडवर्ड विल्सन कहते हैं कि कल्चर्स में मेन डोमिनेट और वुमेन नर्चर करती हैं। ये पैटर्न यूनिवर्सल है। मेन और वुमेन के बीच का सेक्सुअल डिफरेंसेस डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका मिसयूज भी गलत है। इवोल्यूशन कहता है कि मेन नेचुरली ज्यादा एग्रेसिव और प्रॉमिस्कुअस होते हैं, लेकिन सोसाइटी का काम है इन टेंडेंसीज को कंट्रोल करना। इज और शुड का डिफरेंस समझना जरूरी है। जो नेचुरल है वो जरूरी नहीं कि एक्सेप्टेबल हो। पॉलिसी और सोशल नॉर्म्स के जरिए बैलेंस लिया जाता है, लेकिन ये बैलेंस तभी मीनिंगफुल होता है जब हम सेक्सेस के नेचुरल डिफरेंसेस को समझकर काम करें, ना कि उन्हें इग्नोर करें। स्किनी वुमेन। ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स टाइम के साथ बदलते हैं, लेकिन मैट रिडली कहते हैं कि थिननेस का ऑब्सेशन मॉडर्न एरा का ट्रेंड है। वॉलिस सिम्पसन ने कहा था कि एक वुमेन कभी ज्यादा रिच या ज्यादा थिन नहीं हो सकती। मॉडर्न मॉडल्स का इमेशिएटेड अपीयरेंस और मिस अमेरिका विनर्स की गिरती हुई ट्रेंड इस ऑब्सेशन का एग्जाम्पल है। मैट रिडली कहते हैं कि पहले एराज में प्लम्प वुमेन को ब्यूटी का स्टैंडर्ड माना जाता था। रेनेसांस और विक्टोरियन आर्ट में भी ये दिखता है। ट्राइबल सोसाइटीज में आज भी प्लम्प वुमेन प्रिफर्ड होती हैं। थिननेस का प्रेफरेंस एक नया और पेक्यूलियर कल्चरल शिफ्ट लगता है। एक थियरी कहती है कि थिननेस एक स्टेटस सिंबल बन गया है। पास्ट में थिन वुमेन को पॉवर्टी का साइन माना जाता था, लेकिन
मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में रिच वुमेन अपने फिगर्स पर फोकस करते हैं। फिटनेस और डाइटिंग का ऑब्सेशन स्टेटस दिखाने के टूल्स बन चुके हैं, लेकिन ये थियरी मेन के इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से टकराती है। मेन ट्रेडिशनली वुमेन के लुक्स को रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी के इंडिकेटर्स के तौर पर देखते हैं, ना कि उनके स्टेटस के क्लू के तौर पर। मेल प्रेफरेंसेस का थिननेस से संबंध एक इवोल्यूशनरी पैराडॉक्स है। इंडियन साइकोलॉजिस्ट देव सिंह ने ऑब्जर्व किया कि वुमेन के वेस्ट टू हिप रेशियो पर मेल अट्रैक्शन डिपेंड करता है। वुमेन प्यूबर्टी के बाद एक आवर ग्लास फिगर डेवलप करती हैं, जो फर्टिलिटी और हेल्थ का इंडिकेटर है। सिंह के एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया कि मेन किसी भी वेट की वुमेन को अट्रैक्टिव पाते हैं जब तक उनका वेस्ट टू हिप रेशियो लो हो। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जस्टिफाई होता है। लो वेस्ट टू हिप रेशियो फर्टिलिटी और हार्मोनल हेल्थ का इंडिकेटर है, इसलिए मेन इस फीचर के लिए सिलेक्टिव हैं। मेन का यूथ के लिए प्रेफरेंस यूनिवर्सल और एंशिएंट है। यूथ फिजिकल फीचर्स जैसे अनब्लेमिश्ड स्किन, नैरो वेस्ट और फर्म ब्रेस्ट से विजिबल होता है। ये फीचर्स रैपिड एजिंग के साथ डिसअपीयर होते हैं, इसलिए मेन उन्हें अट्रैक्टिव पाते हैं। ब्लॉन्ड हेयर का प्रेफरेंस भी यूथ का इंडिकेटर हो सकता है। नेचुरल ब्लॉन्ड हेयर सिर्फ यंग एडल्टहुड तक रहता है। ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस को दिखाता है, जिसमें मेन यूथ के साइंस को प्रायोरिटाइज करते हैं। सिमेट्रिकल और एवरेज फेशियल फीचर्स यूनिवर्सल ब्यूटी के साइंस हैं। सिमेट्री जेनेटिक हेल्थ और गुड डेवलपमेंट का सिग्नल है। फ्रांसिस गैल्टन के एक्सपेरिमेंट्स ने यह प्रूव किया कि कंपोजिट फेसेस जो एवरेज फीचर्स दिखाते हैं वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। फिशेरियन सेक्सुअल सिलेक्शन थियरी कहती है कि मेन एवरेज फीचर को प्रीफर करते हैं ताकि उनकी डॉटर्स ज्यादा अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल मैरिजेस कर सकें। ये ट्रेंड एक सोशल और बायोलॉजिकल फिनोमिनन दोनों है। ब्यूटी की डिफिनीशन कॉम्प्लेक्स है। ये इवोल्यूशनरी नीड्स, कल्चरल नॉर्म्स और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस का कॉम्बिनेशन है। थिननेस, यूथ और सिमेट्री के ऑब्सेशंस मेन और वुमेन के सिलेक्टिव प्रेशर्स को दिखाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड्स यूनिवर्सल नहीं होते और हर कल्चर का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। मैट रिडली आगे बात करते हैं पर्सनालिटीज की। वुमेन के लिए पर्सनालिटी और स्टेटस ज्यादा मैटर करते हैं लुक से ज्यादा। स्टडीज कहती हैं कि वुमेन का प्रेफरेंस मेन के हाइट, कॉन्फिडेंस और सोशल स्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। हाइट एक कंसिस्टेंट प्रेफरेंस है। वुमेन टॉलर मेन को प्रेफर करती हैं और ये यूनिवर्सल है। ये एक इवोल्यूशनरी क्लू हो सकता है जिसमें टॉलर हाइट स्ट्रेंथ और डोमिनेंस को दिखाता है। वुमेन डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट मेन को सेक्सुअली अट्रैक्टिव पाती हैं। एक एक्सपेरिमेंट में वुमेन ने एक कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट मेल एक्टर को ज्यादा अपीलिंग कहा कंपेयर टू अ शाय और रिजर्व्ड एक्टर। ये ट्रेड्स फ्यूचर सक्सेस और लीडरशिप का इंडिकेटर होते हैं। मूवीज और मीडिया इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। मेल स्टार्स अपनी रेपुटेशन स्लोली बिल्ड करते हैं, जैसे सीन कॉनरी या मेल गिब्सन, जबकि फीमेल स्टार्स एक ही ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद फेमस हो जाती हैं। मेन का अट्रैक्शन नोवेलिटी और ब्यूटी से है, जबकि वुमेन एक कंसिस्टेंट और पावरफुल पर्सनालिटी ढूंढती हैं। मैट रिडली कहते हैं कि स्टडीज दिखाती हैं कि मेन जो ज्यादा अर्न करते हैं उनकी शादी होने के चांसेस हाई होते हैं। वेल्थ और स्टेटस यूनिवर्सली अट्रैक्टिव हैं वुमेन के लिए। ये ट्राइबल और मॉडर्न सोसाइटीज दोनों में दिखाई देता है। स्टेटस सिंबल्स जैसे कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और ब्रांडेड क्लॉथ्स इनडायरेक्टली स्टेटस का सिग्नल देते हैं। वुमेन इन सिंबल्स को इंटरप्रेट करने में इवॉल्व हुई हैं। BMWs और रोलेक्स जैसे क्लूज को डिकोड करना एक एडेप्टिव एबिलिटी है जो उनका पार्टनर सिलेक्शन गाइड करता है। फैशन और स्टेटस का कनेक्शन कॉम्प्लेक्स है। रिडली कहते हैं कि वुमेन अपने आउटफिट्स को स्टेटस दिखाने के लिए यूज करती हैं। नोवेलिटी और ट्रेंड के साथ चलना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लेकिन पैराडॉक्सिकली मेन को फैशन या नोवेलिटी में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। सर्वेज दिखाते हैं कि वुमेन अपने लुक्स और फैशन के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, इवन जब मेन उनके फिगर्स और क्लोथिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करते। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि
ब्यूटी और डोमिनेंस की रेस कभी ख़त्म नहीं होती। ब्यूटीफुल वुमेन और डोमिनेंट मेन हिस्टोरिकली ज़्यादा डिसेंडेंट्स छोड़ते आए हैं। इस वजह से स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए हैं और एक्सपेक्टेशंस हर जनरेशन में हाई होती गई हैं। मोनोगेमस सोसाइटीज़ में लोग अपने अट्रैक्टिवनेस के अकॉर्डिंग पार्टनर चूज करते हैं। ये असॉर्टेटिव मेटिंग कहलाता है। अट्रैक्टिव लोग अट्रैक्टिव पार्टनर्स ढूंढते हैं और एवरेज लोग अपने लेवल के पार्टनर्स के साथ सेटल करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि लोग अपने डिजायरेबिलिटी का एक्यूरेट सेंस डेवलप कर लेते हैं सोशल इंटरेक्शंस के बेसिस पर। रिजेक्शंस एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करते हैं और इवेंचुअली सब अपने इक्वल पार्टनर के साथ सेटल हो जाते हैं। ये डायनामिक्स ह्यूमन मेटिंग पैटर्न्स को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन हर केस यूनिक होता है और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और सर्कमस्टांसेस इन जनरल पैटर्न्स को शेप करते हैं। चैप्टर 10 द इंटेलेक्चुअल चेस गेम। 3 लाख साल पहले डॉल्फिन्स का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। इसका मुद्दा था उनके ब्रेन्स इतने बड़े क्यों हैं। एक डॉल्फिन स्पीकर ने कहा कि ये उनकी लैंग्वेज की वजह से है। दूसरे ने आर्ग्यू किया इंटेलिजेंस डिसेप्शन के लिए है। पर स्पीकर ने बोला कि डॉल्फिन्स का फ्लेक्सिबल डाइट ही उनका इवोल्यूशन का रीजन है। सब स्पीकर्स अपनी थियरी को प्रूव करने में लगे, लेकिन एक सॉलिड जवाब नहीं मिला। मैट रिडले कहते हैं कि 18 मिलियन साल पहले काफ़ी सारी एप स्पीसीज थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गई। सिर्फ एक एप ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेनेसिस यानी जिसे लूसी कहा जाता है, उसने सरवाइव की, दौड़ जीती। ये अपराइट चलती थी, लेकिन ब्रेन साइज एक चिम्प से ज़्यादा नहीं था। फिर 3 मिलियन सालों में इंसानी ब्रेन साइज 3 गुना बढ़ गया। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस का इवोल्यूशन एक स्टेडी ब्रेन ग्रोथ को दिखाता है। पर बड़ा सवाल था कि ये इवोल्यूशन सेक्स और सिलेक्शन का रिजल्ट है क्या? बड़े ब्रेन्स होने से ज्यादा बच्चे क्यों पैदा हुए? डार्विन से लेकर मॉडर्न थियरिस्ट तक ये बात एक्सेप्ट है कि क्लेवर लोग ज्यादा प्रोलिफिक नहीं होते, पर सेक्सुअल सिलेक्शन ने शायद बड़ा रोल प्ले किया। जिस मेल या फीमेल के ब्रेन्स बेटर थे, वो अपने राइवल्स को आउटस्मार्ट करते हुए बेटर मेट्स चूज कर पाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिर्फ लर्निंग का रिजल्ट मानना गलत होगा। लर्निंग और इंस्टिंक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एक बच्चा एक लैंग्वेज लर्न करता है, लेकिन इन्नेट ग्रामर और रूल्स के साथ। नॉम चॉम्स्की के डीप स्ट्रक्चर थियरी कहती है कि ब्रेन लैंग्वेज के लिए हार्ड वायर्ड है। लर्निंग एक कॉम्बिनेशन है प्लास्टिसिटी और प्रिपेयर्डनेस का। इंसानी ब्रेन के कुछ फंक्शंस इंस्टिंक्टिव हैं, जैसे लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी। इसका मतलब लर्निंग और नेचर का ऑपोजिशन एक फाल्स डाइकोटमी है। रिडले कहते हैं कि नेचर और नर्चर को अलग करना एक गलत अजम्पशन है। जीन्स और इन्वायरमेंट साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीथ जेनेटिकली डिटरमाइंड है, पर वो इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर बिहेवियर जीन से अफेक्टेड है तो इक्वेलिटी इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ह्यूमन बिहेवियर एक मिक्स है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का। मार्गरेट मीड जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चर को बिहेवियर का मेन ड्राइवर बताया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ह्यूमन नेचर एक ब्लैंक स्लेट है, लेकिन अब इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि कुछ यूनिवर्सल पैटर्न्स इन्नेट हैं। मेन का यूथ प्रेफरेंस या वुमेन का स्टेटस प्रेफरेंस सिर्फ कल्चरल नहीं है, वो इवोल्यूशनरी है। 1950s में बिहेवियरिज्म डोमिनेट करता था। बीएफ स्किनर कहते थे कि ब्रेन एक एसोसिएशन डिवाइस है जो कॉज और इफेक्ट को जोड़ता है। पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को अनकंफर्टेबल फैक्ट्स मिलने लगे। मीड की क्लेम्ड कल्चरल डाइवर्सिटी प्रूव नहीं हुई। फ्रॉडियन थियरीज ने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, न इम्पैक्ट डाला। बिहेवियरिज्म एनिमल्स की इन्नेट प्रेफरेंसेस को नहीं समझ सका, जैसे रैट्स मेज रन क्यों करते हैं लेकिन पिजन्स क्यों नहीं। 1970s में सोशियोबायोलॉजिस्ट ने सवाल उठाया कि अगर एनिमल्स का नेचर इवॉल्व हो सकता है तो ह्यूमंस क्यों नहीं, पर उन्हें बैकलैश मिला। जेनेटिक थियरीज का यूज प्रिजुडिस जस्टिफाई करने के लिए होता था, इसलिए ऑपोजिशन था। रिडले कहते हैं कि जीन्स का होना डिफरेंसेस इंप्लाई नहीं करता।
ह्यूमन ब्रेन्स का यूनिवर्सल डिजाइन एक ट्रूथ है, जैसे सबका एक यूनिवर्सल किडनी या हार्ट स्ट्रक्चर होता है। इन्वायरमेंटलिज्म के सपोर्टर्स ने एक और इशू क्रिएट किया कि अगर हम पूरे नर्चर के प्रोडक्ट्स हैं तो अपब्रिंगिंग के इफेक्ट्स भी इरिवर्सिबल होते हैं। ट्रुथ्स ये है कि जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्प्लेक्स मिक्स हमारे बिहेवियर को शेप करता है। 1980s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ने एक चीज क्लियर की कि ब्रेन एक जनरल पर्पस डिवाइस नहीं है। एक कंप्यूटर तभी काम करेगा जब उसमें प्रॉपर प्रोग्राम हो। इसी तरह ह्यूमन ब्रेन भी स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स के साथ काम करता है। फेस रिकॉग्निशन, इमोशनल रीडिंग, ग्रामर एक्विजिशन, सोशल ऑब्लिगेशन और अंडरस्टैंडिंग। हर मॉड्यूल इनेट है पर एग्जाम्पल्स के थ्रू परफेक्ट होते हैं। मैट रिडले कहते हैं कि ब्रेन कुछ चीजें इंस्टिंक्टिवली करता है, जैसे एजेस डिटेक्ट करना या ऑब्जेक्ट को सॉलिड एज्यूम करना। बच्चे 10 वीक्स में सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को समझना शुरू कर देते हैं। लर्निंग इंस्टिंक्ट्स को इन्हेंस करती है लेकिन रिप्लेस नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर कार्स से हमें ज़्यादा डेंजर है, इसके बावजूद हम स्नेक से ज़्यादा डरते हैं क्योंकि ये एक प्लेस्टोसिन इंस्टिंक्ट है। लर्निंग और इंस्टिंक्ट्स एक साथ काम करते हैं और दोनों की अपनी जगह ज़रूरी है। पहले थियरीज कहती थी कि बड़े ब्रेन्स का इवोल्यूशन टूल्स बनाने के लिए हुआ, लेकिन एविडेंस ने दिखाया कि टूल्स की सोफिस्टिकेशन एकदम से नहीं हुई। होमो हैबिलिस के सिंपल टूल जो स्टोन टूल्स थे वो लाखों सालों तक चेंज नहीं हुए। हंटिंग और गैदरिंग थियरीज भी इनएडिक्वेट हैं क्योंकि बबून्स और लायंस जैसे एनिमल्स भी ये काम स्किलफुली करते हैं बिना बड़े ब्रेन्स के। ह्यूमन ब्रेन्स की यूनिकनेस इनकी कैपेसिटी में है, नॉलेज को एक्यूमुलेट और पास ऑन करना। कोंग सैन लोगोन का एग्जाम्पल दिखाता है कि हंटर गैदरर सोसाइटीज में नॉलेज का कलेक्शन और शेयरिंग सर्वाइवल के लिए जरूरी था। स्टेफन गे गोल्ड की न्यूटनी थ्योरी कहती है कि ह्यूमंस एप्स के जुवेनाइल फीचर्स रिटेन करते हैं, जैसे बड़ा ब्रेन केस, छोटा जॉ, हेयरलेस स्किन। न्यूटनी के वजह से डेवलपमेंटल प्रोसेस स्लो हो गया जो लार्ज ब्रेन्स को इनेबल करता है। और गोल्ड का आर्गुमेंट कि बड़े ब्रेन्स के साथ लैंग्वेज और इंटेलिजेंस एक बाई प्रोडक्ट है, ये फ्लॉड है। नोआम चॉम्स्की और स्टीवन पिंकर के रिसर्च ने प्रूव किया कि लैंग्वेज एक हाईली डिजाइंड कैपेबिलिटी है। रिकर्जन जैसे फीचर्स इवोल्यूशनरी प्रेशर के रिस्पॉन्स में डेवलप हुए जो कम्युनिकेशन और सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। लैंग्वेज और इंटेलिजेंस एक इवोल्यूशनरी डिजाइन का रिजल्ट है, ना कि एक इवोल्यूशन। मैन को हमेशा एक टूल मेकर के रूप में देखा गया था, पर 1970s के बाद इस कॉन्सेप्ट पर सवाल उठने लगे। रिचर्ड अलेक्जेंडर और निकोलस हम्फ्री ने आर्ग्यू किया कि इंटेलिजेंस का असली ड्राइवर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोशल चैलेंजेस थे। टूल्स और सब्सटेंस एक्टिविटीज जैसे ट्यूबर्स ढूंढना या स्टोन टूल्स बनाना रिपीटेटिव टास्क हैं। एक बार सीखने के बाद ये कॉन्शियस एफर्ट के बिना होते हैं। अलेक्जेंडर और हम्फ्री का कहना था कि इंसान का असली कॉम्पिटिटर इंसान ही था। इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन एक रेड क्वीन चेस गेम जैसा था। जितना ज्यादा इंसान स्मार्टर बनता उतना ही ज्यादा बाकी इंसान भी स्मार्टर बनते। निकोलस हम्फ्री ने आर्ग्यू किया कि इंटेलिजेंस का मेन रोल सोशल सिचुएशंस में होता है। इंसान को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और दूसरों के रिएक्शंस प्रेडिक्ट करने होते हैं। ये कैलकुलेशन करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ये सेल्फ अवेयरनेस कॉन्शियस अवेयरनेस को बढ़ाता है। होरेस बार्लो ने कहा कि हम कॉन्शियस वही चीज़ होते हैं जो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये एक नीड टू नो सिस्टम है। हम अनकॉन्शियसली वॉक करते हैं या बॉल हिट करते हैं, पर हम सोशल एक्शंस जैसे प्रोमिसेस और बिट्रेयल्स पर कॉन्शियस फोकस करते हैं। ह्यूमंस का सबसे कॉमन बिहेवियर गॉसिप है। हम हमेशा दूसरों के मोटिव्स, फ्रेलिटीज और एम्बिशंस के बारे में बात करते हैं। सोप ओपेराज और नॉवेल्स इसीलिए पॉपुलर हैं क्योंकि ये ह्यूमन साइकी के कोर थीम्स यानी सोशल इंट्रीग को कैप्चर करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेल्विन कॉर्नर ने कुंग्स एंड ट्राइबल्स के एक्सपीरियंस में देखा कि रात भर चलती डिस्कशंस और आर्गुमेंट्स उनकी लाइफ्स का सेंट्रल एस्पेक्ट थे। यह सजेस्ट करता है कि हमारा इवोल्यूशनरी पास्ट एक मैराथन एनकाउंटर ग्रुप जैसा था जहां गॉसिप और सोशल एनालिसिस जरूरी सर्वाइवल स्किल्स थे। मैट रिडली आगे
रिचर्ड ब्रायन और एंड्रयू विटेन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बबून्स और चिम्स में डिसेप्शन ऑब्जर्व किया। एक बबून ने अपनी माँ को मैनिपुलेट किया ताकि वो एक रूट खुद खा सके। ये डिसेप्शन इंटेलिजेंस का यूज करके सोशल डायनामिक्स को मैनिपुलेट करने का एग्जाम्पल है। रॉबर्ट रिवर्स ने आर्ग्यू किया कि सेल्फ डिसेप्शन भी इवोल्यूशन का हिस्सा है। अगर इंसान दूसरों को इफेक्टिवली डिसीव करना चाहते हैं तो उसे खुद को भी डिसीव करना होगा। मैकियावेलियन थियरी के फ्लॉज हैं। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं है। चिम्स और डॉल्फिन्स भी अलायंसेस और डिसेप्शंस दिखाते हैं। मैट रिडली कहते हैं कि डॉल्फिन्स शिफ्टिंग अलायंसेस के साथ फीमेल्स को कैप्चर और रिक्लेम करते हैं। चिंपैंजीज अल्फा मेल्स की राइज और फॉल उनके अलायंसेस पर डिपेंड करती हैं। फिर इंसान का इंटेलिजेंस इतना एक्सेप्शनल क्यों है? ये थियरी सोशल चैलेंजेस, लैंग्वेज और टैक्टिकल थिंकिंग को तो एक्सप्लेन करती ही हैं, पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स को भी ढूंढती हैं, जैसे म्यूजिक और ह्यूमर। ये सजेस्ट करता है कि इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन के पीछे एक और डीपर फैक्टर हो सकता है। इंसान का इंटेलिजेंस एक कॉम्बिनेशन है सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, अलायंसेस और क्रिएटिविटी का, जिसमें गॉसिप और डिसेप्शन सेंट्रल रोल्स प्ले करते हैं। इवोल्यूशन ने हमें एक साइकोलॉजिकल चेस प्लेयर बनाया है जो हमेशा एक मूव आगे सोचता है। जियोफ्रे मिलर ने प्रपोज किया कि इंसानी ब्रेन का विकास किसी टेक्नोलॉजिकल या सर्वाइवल नेसेसिटी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से हुआ। इंसानी नियोकॉर्टेक्स को एक कोर्टशिप डिवाइस के रूप में देखा जा सकता है जो पोटेंशियल मेट्स को अट्रैक्ट और एंटरटेन करने के लिए इवॉल्व हुआ। मिलर का कहना है कि जैसे पिकॉक के फेदर्स एक एग्जेजरेटेड ऑर्नामेंट हैं, वैसे ही ह्यूमन ब्रेन एक इंटेलेक्चुअल ऑर्नामेंट बन गया। सेक्सुअल सिलेक्शन ने इंसानी ब्रेन्स को एक्सेलरेट कर दिया क्योंकि दोनों सेक्सेस विटी, क्रिएटिव और आर्टिकुलेट कंपेनियंस को प्रीफर करते थे। मिलर के थियरी में दो सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला ये कि वुमेन ने स्टोरी टेलिंग और नोवेलिटी के थ्रू अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट और रिटेन किया। ये इफेक्ट मदरहुड के प्रेशर्स के कारण और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया जब उन्हें अपने पार्टनर से सपोर्ट की ज़रूरत थी। और दूसरा कि मेल्स ने अपनी क्रिएटिविटी और कैरिज्मा के थ्रू फीमेल्स को अट्रैक्ट किया। डांस, म्यूजिक और ह्यूमर यहाँ मेजर रोल्स प्ले करते हैं। मिलर के अकॉर्डिंग सेक्सुअल सिलेक्शन का रोल यूनिकली ह्यूमन है। ह्यूमंस अनलाइक गोरिल्लाज और चिम्स हाईली चूजी हैं अपने मेट्स के सिलेक्शन में। वुमेन न सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टिव पार्टनर्स प्रेफर करती हैं बल्कि विटी और इंटरेस्टिंग कंपेनियंस भी डिमांड करती हैं। मेन भी सिलेक्टिव हैं, लेकिन उनका फोकस ज्यादातर यूथ और ब्यूटी पर होता है। ये चूजीनेस सेक्सुअल सिलेक्शन को एम्पलीफाई करती है, जैसे फिशर्स रनअवे प्रोसेस और जहावीज हैंडीकैप प्रिंसिपल कहता है। चूजीनेस एग्जेजरेटेड ट्रेट्स को प्रमोट करती है। इस प्रोसेस में इंसानी ब्रेन्स को इनोवेटिव और इवॉल्व करने पर मजबूर किया है। मिलर की थियरी नियोटेनी थियरी के साथ मर्ज होती है। नियोटेनी थियरी कहती है कि ह्यूमंस का जुवेनाइल लाइक अपीयरेंस, जैसे स्मॉल जॉज और लार्ज ब्रेन, इवोल्यूशनरी प्रेफरेंस की वजह से डेवलप हुए। मेल्स ने यूथफुलनेस को प्रीफर किया और ये प्रेफरेंस नियोटेनी जीन्स को फेवर करते हैं। नियोटेनी थियरी इंटेलिजेंस के ग्रोथ के लिए भी क्रेडिट करती है। लार्जर ब्रेन का विकास एक डिलेड डेवलपमेंटल क्लॉक का रिजल्ट है जो सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू एम्पलीफाई हुआ। मिलर की थियरी एक सर्कुलर आर्गुमेंट प्रेजेंट करती है कि बिग ब्रेन्स की वजह से ह्यूमंस ज़्यादा चूजी हुए और चूजीनेस ने और बड़े ब्रेन्स को फेवर किया। ये साइकिल एंडलेसली रिपीट होती गई। ये सर्कुलेटरी इवोल्यूशन के सेल्फ रीइंफोर्सिंग नेचर को दिखाती है। मिलर की थियरी एक मेजर फ्लॉ फेस करती है कि चूजीनेस का असली सोर्स क्या है। मेन ने पेरेंटल केयर क्यों लिया? इसका जवाब अल्टीमेटली बिग ब्रेन्स के विकास पर ही आ जाता है, जो एक सर्कुलर आर्गुमेंट है। इस फ्लॉ के बावजूद मैट रिडली कहते हैं कि यह थियरी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के इवोल्यूशन को एक एस्थेटिक और सेक्सुअल लेंस से देखना एक बोल्ड और यूनिक अप्रोच है। एपिलॉग, द सेल्फ डोमेस्टिकेटेड एप। ह्यूमंस एक डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज हैं। जैसे काउज और डॉग सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से अपनी वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स खो चुके हैं, वैसे ही ह्यूमंस भी सेल्फ डोमेस्टिकेटेड है। हम अपनी असली इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करते हैं, पर अंदर एक प्रिमिटिव बीइंग अभी भी एग्जिस्ट करता है।
एक डेयरी काव अगर जंगल में छोड़ दी जाए तो अपने एंसेस्टर्स जैसे हर्ड पैटर्न्स और इंस्टिंक्ट्स वापस ढूंढ लेगी। वैसे ही ह्यूमंस को अगर उनकी कल्चरल डिपेंडेंसीज के बिना छोड़ दिया जाए तो वो अपने नेचुरल हायरार्कीज और सोशल सिस्टम्स को रीइन्वेंट करेंगे। हर ह्यूमन कम्युनिटी एक हायरार्की बनाती है, चाहे वो मॉडर्न हो या प्रिमिटिव। ह्यूमंस एक एप ही है, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से इवॉल्व हुए हैं। कुछ फीचर्स जो हमें अलग बनाते हैं वो हैं कोर्टशिप, यानी मेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं कोर्टशिप में और फीमेल्स अपने नेटल ग्रुप्स छोड़ती हैं। दूसरा है रोल्स, मेल्स प्रेडेटर्स होते हैं और फीमेल्स गैदरर्स। सोशल स्ट्रक्चर, मेल्स में हायरार्की स्ट्रांग होती है पर फीमेल्स के बीच इगैलिटेरियन बॉन्ड्स होते हैं। पेरेंटल केयर, मेल्स का ऑफस्प्रिंग के अपब्रिंगिंग में सिग्निफिकेंट रोल होता है। पेयर बॉन्ड्स, मोनोगमी डोमिनेंट है पर इनफिडेलिटी और पॉलीगमी भी एग्जिस्ट करती है। सेक्सुअल सिलेक्शन, फीमेल बॉडी के ट्रेट्स यानी लिप्स, ब्रेस्ट्स, वेस्ट्स और दोनों सेक्सेस के मेंटल ट्रेट्स यानी विट और स्टेटस सीकिंग सेक्सुअल कंपटीशन के लिए इवॉल्व है। और लास्ट, लर्निंग, ह्यूमंस में स्पीच और ट्रेडिशंस को पास करने के इंस्टिंक्ट्स भी हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हम एक एप ही हैं। हिस्ट्री दिखाती है कि हम अपने थियरीज में बार बार गलत होते हैं। गैल्टन का यूजेनिक्स, फ्रॉयड का अनकॉन्शियस, मीड का कल्चर ड्रिवन एंथ्रोपोलॉजी ऑल फ्लॉड है। मैट रिडली कहते हैं कि रेड क्वीन की थियरी भी ऐसे ही एक और फ्लॉड स्टेप हो सकती है। कल्चरल बायसेस और पॉलिटिकल करेक्टनेस हमारे समझने की कैपेसिटी को कभी कभी रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हमारे इलॉजिकल, एम्बिशियस और मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज इंक्वायरीज को डिस्टॉर्ट करती हैं, पर फिर भी प्रोग्रेस हो रही है। डेविड ह्यूम ने कहा कि ह्यूमन नेचर को समझने की हर कोशिश फेल होती है, पर आज हम उस गोल के ज़्यादा करीब हैं। शायद कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे और शायद ये बेटर है, क्योंकि जब तक हम क्यों पूछते रहेंगे, ह्यूमैनिटी का एक नोबल पर्पस हमेशा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।